हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो, बढ़िया हो? तो चलिए, लास्ट क्वेश्चन या डिस्कशन में हमने एग्जामिशन चैप्टर चालू कर दिया था, उसका 50% पोर्शन कंप्लीट भी कर लिया था। उसी चैप्टर को हम इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप ये क्वेश्चन या डिस्कशन एंजॉय कर रहे होगे। और दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यस, कनेक्टेड रहिएगा, क्वेश्चन या डिस्कशन पूरा कीजिएगा। मैंने अपनी डिजिटल बुक भी दी है, वो डिजिटल बुक भी ज़रूर देखिएगा। आपको नहीं मिली होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन कॉलम में आपको डिजिटल बुक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिंक आपको जरूर देखिएगा। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है उतने भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपने देख लिए तो दैट्स इनफ। अदरवाइज पूरा सेशन तो मैं आपको यहाँ रिवाइज करके दे ही रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्शन का रिमेनिंग पोर्शन। वेल सो बेटा, चलिए ये प्रॉब्लम देखते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। Drew Bank Limited furnishes following information relating to services provided during the month of December 20XX. Compute the value of taxable service and GST payable at the rate 18%. तो बैंक है और बहुत सारी सर्विसेज दिए हैं। हम ये सर्विसेज पढ़ेंगे। सबसे पहले इससे रिलेटेड एग्जाम्शन क्या कहता है, 2 मिनट में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो ये आपके सामने रहा एग्जाम्शन। एग्जाम्शन क्या कहता है? अगर आप एग्जाम्शन देखोगे तो यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये एग्जाम्शन ये कहता है बेटा, यहाँ इसमें 2 क्लॉजेस है, क्लॉज ए और क्लॉज बी। ओके, क्लॉज ए क्या कहता है? कंसिडरेशन, जिसमें आपको जो मिला वो इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग। यहाँ डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है? जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग, चेक डिस्काउंटिंग, उसे हम डिस्काउंटिंग का जो बैंक को पैसा मिलता है डिस्काउंटिंग का, उसे वो डिस्काउंटिंग कहा जाएगा। तो इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग ऑन एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स और एडवांसेस। इंडिया में कोई भी किसी को, सिर्फ बैंक नहीं, कोई भी किसी को फाइनेंस करता है, इवन अनसिक्योर्ड लोन भी होते हैं तो वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो कोई भी किसी को डिपॉजिट देता है, उसका इंटरेस्ट आपने बैंक को दिया, बैंक ने आपको दिया, आपने किसी कंपनी को दिया, कहीं पे डिपॉजिट्स रखे तो उसका इंटरेस्ट, या लोन कोई भी किसी को दे, आपने अनसिक्योर्ड लोन दिया, बैंक ने आपको लोन दिया, उसका इंटरेस्ट, या कोई भी एडवांसेस हो उसका इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग एग्जम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। याद रखने लायक बात क्या है? याद रखने लायक बात है ये एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या कहता है? एक्सेप्शन ये कहता है कि इंटरेस्ट अगर क्रेडिट कार्ड का होगा, ध्यान रहे, ओके, वो कहते हैं क्रेडिट कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट होगा तो वो इसमें कवर नहीं होगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। और उसके बाद में इंटरेस्ट सेल परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी, ख्याल रहे, फॉरेन करेंसी पे जो कमीशन मिलता है वो यहाँ पे उसके ऊपर जीएसटी आता है। लेकिन एग्जम्पशन कहाँ पे है? एग्जम्पशन है अगर अमॉन्ग्स बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक को फॉरेन करेंसी सेल परचेस करती है, उसका कमीशन, अमॉन्ग्स डीलर, एक डीलर दूसरे डीलर को सेल परचेस करता है, या अमॉन्ग्स बैंक्स एंड डीलर, अगर ये होगा तो वो सिचुएशन में कि यहाँ पे जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर बैंक टू पब्लिक होगा या डीलर टू पब्लिक होगा तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने दी है वो है, बाकी सभी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज टैक्सेबल है अगर वो शेड्यूल 3 में या अदर एग्जाम्पशंस में कवर्ड नहीं होगी। तो इसके बेस पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। चलिए, अब ये क्या यहाँ अब प्रॉब्लम आपके लिए इजी हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या कहता है? प्रॉब्लम कहता है अमाउंट ऑफ कमीशन रिसीव्ड ऑन डेब्ट कलेक्शन सर्विसेज। देखो, मैंने कहा बैंक की सारी सर्विसेज टैक्सेबल है एक्सेप्ट ये 2, मतलब ये क्या रहेगा? ये टैक्सेबल रहेगा। डिस्काउंट अर्न ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये एग्जाम बिल डिस्काउंटेड डिस्काउंटिंग है, ओके, और हम बिल डिस्काउंट करके एडवांस देते हैं, सो डिस्काउंटिंग ऑन एडवांसेस या लोन जो है वो एग्जाम्प्ट रहेगा। उसके बाद में डीलिंग इन सेल और परचेस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये यहाँ पे एग्जाम्पशन में कवर नहीं होगा, लेकिन हम इसका लॉजिक क्या देंगे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, और इससे रिलेटेड सेल परचेस ट्रांजेक्शन होगा तो सिक्योरिटीज ना गुड्स में आती है ना सर्विस में आती है, इसलिए ये यहाँ पे सप्लाई ही नहीं है, इसलिए नो टैक्स। मैं वर्ड यूज करूंगा नो टैक्स, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा। उसके बाद में चार्जेस रिसीव्ड ऑन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड फैसिलिटी, ये टैक्सेबल है। उसके बाद में पिनाल इंटरेस्ट रिकॉर्ड फ्रॉम कस्टमर फॉर डिले पेमेंट ऑफ लोन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, जहां तक इंटरेस्ट और पिनाल इंटरेस्ट, ओके, ख्याल रहे, एक क्लैरिफिकेशन था और यहाँ पे सीबीआईसी का, और वो ये था कि पिनाल इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट का पार्ट माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, पिनाल इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट का पार्ट माना जाएगा। अगर इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है तो पिनाल इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो पिनाल इंटरेस्ट है ये भी एग्जम्प्ट रहेगा। ओके, ये सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, इसका नोट
डेफिनेटली जो पेपर चेकर है वो यहाँ पे इसका नोट एक्सपेक्ट करेगा आपसे। उसके बाद में कमीशन रिसीव ऑन सर्विस रेंडर्ड टू गवर्नमेंट फॉर टैक्स कलेक्शन टैक्सेबल, वो गवर्नमेंट या किसी को भी दो, कई एग्जाम्शन में नहीं है ना, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट अर्न ऑन रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन, ये भी रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन का इंटरेस्ट भी ओके, ये याद रखने लायक है, वो भी लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का माना जाएगा, क्योंकि आरबीआई के साथ आप जो डिपॉजिट रखते हो उसका रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन होता है, तो ये भी इंटरेस्ट ओके एग्जम्प्ट रहेगा। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड ये टैक्सेबल रहेगा। अमाउंट कलेक्टेड टुवर्ड सर्विस प्रोवाइडेड टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके लिए एक अलग एग्जम्पशन है प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो इसको एग्जम्पशन मिल जाएगा, लेकिन ये इसमें नहीं, ये सेपरेट एग्जम्पशन एंट्री में कवर्ड है, इसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। इसलिए टैक्सेबल क्या हुआ बेटा आपका, ये टैक्सेबल हुआ 10 लाख, सॉरी आपका जो है यहाँ पे 10 लाख टैक्सेबल हुआ, चलो डन, ये 10 लाख ले लिया। उसके बाद आपका क्या टैक्सेबल हो रहा था, आपका 3,80,000, ये मैंने ले लिया 3,80,000। उसके बाद में नेक्स्ट क्या टैक्सेबल हुआ 6 लाख, ये देखो 6 लाख टैक्सेबल हुआ, ये मैंने ले लिया 6 लाख। और उसके बाद में ये 50,000 टैक्सेबल था, ये मैंने ले लिया 50,000, 20,30,000। और यहाँ पे मैंने जीएसटी लगाया हुआ है। नोट्स जरूर लिखिएगा, 1 to 6 नोट जरूर लिखिएगा। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पे साइड में ही आपने रिमार्क करके लिख दिया तो दैट वुड बी मोर बेटर। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा आपका जो ध्यान लाना चाहूँगा वो इसके ऊपर कि भाई सिक्योरिटीज जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये नोट बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो वो गुड्स में कवर होता है ना सर्विस में, इसलिए इसके ऊपर जीएसटी लायबल ही नहीं है, लायबल ही नहीं है। एग्जम्पशन तो दूर की बात, लायबल ही नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट रेपो रेट पे, ये थोड़ा नोट ध्यान से देखिएगा, रेपो रेट पे आरबीआई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और वो इंटरेस्ट केस में आएगा। और ये जो जनधन योजना है वो उसके लिए सेपरेट एंट्री है, इसको भी एग्जम्पशन दिया गया है। ओके, तो ये कुछ हमने पॉइंट्स देखे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है बेटा। ओके, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा और रिवीजन भी आपकी अच्छे से हो गई होगी। वेल सो बेटा ये क्वेश्चन एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। पोद्दार स्कूल एंड कॉलेजेस हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज, डिटरमाइन द जीएसटी लायबिलिटी। ठीक है, तो चलिए जीएसटी लायबिलिटी यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ 11 आइटम्स दिए हैं और नीचे उन्होंने नोट्स दी है। 2 मिनट में मैं आपको पहले रिवाइज कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ फटाफट ये क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। एजुकेशन सेक्टर में एग्जम्पशन क्या है, अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सॉरी बेटा, कौन कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्री स्कूल या हायर एंड सेकेंडरी स्कूल या कोई भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, और थर्ड अप्रूव्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एनसीवीटी और एससीवीटी। और इसमें एक और है सेंट्रल या स्टेट बोर्ड, ध्यान सुनिएगा, सेंट्रल या स्टेट बोर्ड फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन होगा, तो टू द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कही जाएगी। अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, जो इसमें कवर्ड किया गया है, ये एनी सर्विस देती है, एनी यानी उन्होंने नाम नहीं बोला है, एनी सर्विस सप्लाइड टू किसको, स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को, यानी अपने स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को कोई भी सर्विस देती है तो एग्जम्प्ट है। अब ख्याल रहे, मैं यहाँ एक एनालिसिस लेना चाहूँगा जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ही जरूरी है। कौन सा एनालिसिस, ओके, सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, ये एग्जम्पशन सर्विस को दिया गया है एंड नॉट फॉर गुड्स, गुड्स को ये एग्जम्पशन नहीं है। मतलब अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट को कोई गुड सप्लाई करता है, जैसे बुक सप्लाई करता है, ओके, या फिर स्टेशनरी सप्लाई करता है, या फिर स्कूल ड्रेस सप्लाई करता है, तो उसको एग्जम्पशन नहीं है, प्रोवाइडेड दैट कि वो सर्विस का कंपोजिट सप्लाई नहीं होना चाहिए। हाँ, सर्विस का अगर कंपोजिट सप्लाई और प्रीडोमिनेंट सर्विस है तो फिर तो एग्जम्पशन मिल ही जाएगा। लेकिन ख्याल रहे यहाँ पे ये एग्जम्पशन सप्लाई ऑफ सर्विस को दिया गया और एनी सर्विस होगा तो एग्जम्पशन गुड्स को नहीं है। गुड्स के लिए फिर अलग जो भी रेट्स होंगे वो रेट्स अप्लाई होंगे। तो कोई भी सर्विस दिया स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को तो एग्जम्पशन दिया जाएगा, जैसे लैब सर्विस है, लैब चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, कैटरिंग सर्विस है, एक्सेट्रा। और दूसरा है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन।
कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगेंस्ट द एंट्रेंस फीस, जो बहुत सी इंस्टीट्यूट ओके या स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं और उसकी जो फीस कलेक्ट करते हैं उसको एग्जामिशन दिया गया। ख्याल रहे ये दो ही एग्जामिशन है, इसके अलावा बाकी कोई एग्जामिशन नहीं है। मतलब अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को छोड़ के बाकी किसी को भी सर्विसेज दिया तो वो टैक्सेबल होगा। जैसे ऑडिटोरियम दिया, रेंट पे दिया गया, प्लेसमेंट सर्विस दिया गया, फ्रेंचाइजी फीस वगैरह कलेक्ट कर दी गई, तो वो सब टैक्सेबल होगी। सिर्फ यही यहाँ पे एग्जम्प्ट होगा। मतलब मेरा ये आपसे ये कहना है कि स्किप स्कूल कॉलेजेस वगैरह होने की वजह से आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, बस जो स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को सर्विसेज दिया गया वही एग्जम्पशन रहेगा, या एंट्रेंस फीस जो होगी वही एग्जम्पशन में रहेगा, बाकी सब टैक्सेबल होगा। ये तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय है। ओके हाँ, ये स्कूल कॉलेजेस सर्विसेज लेती है तो इनको भी एग्जम्पशन दिया गया है। इंडिया का कोई भी बंदा, सुनिए, इंडिया का कोई भी बंदा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ या कैटरिंग या सिक्योरिटी क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज, ये कोई भी बंदा अगर ये सर्विसेज स्कूल को देता है, ध्यान सुनिएगा, ये सर्विसेज स्कूल को देता है तो एग्जम्प्ट है। तो ये ओनली स्कूल को देता है, बाकी को नहीं, ये ओनली स्कूल को देता है तो एग्जम्प्ट है। सप्लाई ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स वगैरह ये कॉलेजेस को दिया गया तो एग्जम्प्ट है। और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये तीनों को दिया गया, ध्यान सुनिएगा, ये तीनों को दिया तो एग्जम्प्ट है। ओके, और इसके अलावा बाकी कोई भी सर्विसेज स्कूल कॉलेजेस वगैरह यानी इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा दोस्तों। तो ये फटाफट हमने रिवाइज कर लिया, इसके बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो देखिए, जहां तक ये ट्यूशन फीस एग्जाम, ओके, ट्यूशन फीस एग्जाम, एग्जाम फीस एग्जाम स्टूडेंट को दिया, लैब चार्जेस एग्जाम, एनुअल फंक्शन एंड ट्रिप चार्जेस टू स्टूडेंट एग्जाम, सेल ऑफ ब्राउचर्स, ख्याल रहे अब ब्राउचर्स जो है ये गुड्स में आता है। ओके, तो यहाँ सेल ऑफ ब्राउचर्स ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, इसको जो रेट अप्लाई होंगे वो रहेंगे। तो हम देखते हैं आगे क्या है। सेल ऑफ गुड्स ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, इसको एग्जामिशन नहीं मिलेगा। सेल ऑफ स्टेशनरी ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। प्लेसमेंट सर्विस टू कॉर्पोरेट ये टैक्सेबल है। उसके बाद रेंटिंग ऑफ ऑडिटोरियम ये टैक्सेबल है। रेंटिंग ऑफ हॉल फॉर मैरिज ये टैक्सेबल है। और फ्रेंचाइजी फीस चार्जेस ये भी टैक्सेबल है। आगे वो क्या कहते हैं, एक्सवाइजेड लिमिटेड प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू स्टूडेंट ऑफ पोद्दार स्कूल एंड कॉलेजेस फॉर 2 lakhs। ओके, तो एक्सवाइजेड लिमिटेड सर्विस ये स्कूल को, एक्सवाइजेड स्कूल को दे रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। ओके, उसके बाद में एबीसी लिमिटेड प्रोवाइड कैटरिंग सर्विस टू स्टूडेंट और पोद्दार स्कूल एंड कॉलेज फॉर ₹5 lakhs, स्कूल को दिया तो ये भी एग्जम्प्ट रहेगा। मिस्टर ए प्रोवाइड एडमिशन सर्विस टू पोद्दार स्कूल एंड कॉलेज फॉर 12,000, ये भी एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन अब मैं यहाँ प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई ये प्री स्कूल और स्कूल के लिए सर्विसेज यूज की गई, इवन दो मैं कॉलेज नाम वर्ड यूज कर रहा हूँ, सुनिए, इवन दो मैं कॉलेज ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, पर यहाँ एज्यूम करके चल रहा हूँ कि स्कूल को दिया गया इसलिए एग्जाम, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और कैटरिंग ओनली स्कूल को दिया गया। ओके, तो एग्जाम्प्ट रहेगा। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो स्कूल को दिया गया। ओके, और ये प्री स्कूल या हायर एंड सेकेंडरी स्कूल है। ओके, और उसके लिए कंज्यूम हुई इसलिए एग्जाम्प्ट रहेगा। और बाकी थर्ड सर्विस तो सबको एग्जाम्प्ट है। जीएसटी रेट ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस 18%, ब्राउचर 5%, स्टेशनरी आइटम 12% एंड बुक्स नील रेट। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स है ब्राउचर्स पे जीएसटी रेट है, सेल ऑफ बुक्स पे है, सेल ऑफ यहाँ पे स्टेशनरी वगैरह पे है। डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, तो पर्टिकुलर्स वैल्यू एंड जीएसटी, यहाँ पे देखिए कि मैंने तो सब एग्जम्प्ट ही बोला है आपको। ये तीनों जो है गुड्स में क्लासीफाई हो गए और नीचे के चारों टैक्सेबल हो जाएंगे। तो नीचे के चारों तो सबसे पहले यहाँ पे ये चारों टैक्सेबल हो गए। एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स अलग से ले लिया मैंने ब्राउचर्स, और कि बुक सेल नील, और स्टेशनरी यहाँ पे @12%। तो ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू जो है 1.4 lakhs आ गई। ओके, और बाकी ये भी जो जीएसटी होगा इसकी टोटल जीएसटी की लाइबिलिटी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब टू स्कूल को दिया गया तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग और एडमिशन ये एग्जाम दिया गया। लेकिन ख्याल रहे नोट्स लिखते वक्त ये क्लियरली अज्यूम करना कि यहाँ पे ये सर्विसेज स्कूल दी। पहली नोट जैसे सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ, ओके, ये एग्जाम्प्ट रहेगा। Okay, tuition fees, exam fees, lab charges, annual charges. Vouchers are taxable under GST since exemption available only for supply of service and not supply of goods. उसके बाद में printed books are nil rate है। Stationery taxable होगा। Other services एग्जामिशन नहीं, ये सभी टैक्सेबल होगी क्योंकि स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ का नहीं है। और सर्विस प्रोवाइडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, कैटरिंग जो है, सिक्योरिटी क्लीनिंग जो है, सप्लाई ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स और एक्सेट्रा, तो ये एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन ख्याल रहे, ओके, ये हमने जो रिवीजन में देखा
ये 3 सर्विसेज ओनली स्कूल को दिया तो एग्जम्प्ट है, ऑनलाइन पीरियोडिकल ओनली कॉलेजेस वगैरह को दिया तो एग्जम्प्ट है, और लास्ट वाली सर्विसेज सबको दिया तो एग्जम्प्ट है। आई होप आपको ये पार्ट समझा होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वेल बेटा, यहाँ पे सर्व शिक्षा एंड एजुकेशनल ट्रस्ट रन अ प्ले स्कूल, ठीक है। सर्व शिक्षा एजुकेशनल ट्रस्ट है जो प्ले स्कूल रन कर रही है, ख्याल रहे ये प्ले स्कूल दिया है। टाइनी टॉट्स एंड हायर एंड सेकेंडरी स्कूल, चलो हायर एंड सेकेंडरी स्कूल है। नाउ पिनेकल एकेडमी इज ऑल्सो रन अ कोचिंग सेंटर विच प्रोवाइड्स हायर एंड सेकेंडरी स्कूल एक, अच्छा ठीक है, ट्रस्ट है जो यहाँ पे जो स्कूल रन कर रही है, पिनेकल एकेडमी से कर रही है। इट ऑल्सो रन अ कोचिंग सेंटर विथ प्रोवाइड कोचिंग फॉर IIT JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर मेरिटियस स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिकल वीक बैकग्राउंड। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोचिंग सेंटर है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है। उसके बाद में इट ऑल्सो प्रोवाइड कोचिंग क्लासेस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट USA, एग्जामिन द लिवेबिलिटी ऑफ GST इन अबो केसेस। ओके, यहाँ पे 2-3 छुपी हुई बात है। पहले तो स्कूल है। अब अगर आपको ये एग्जामिशन याद होगा, मैंने लास्ट प्रॉब्लम ने रिवाइज किया हुआ है, तो ये एग्जामिशन में पहले तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो यस, ओके, स्कूल यहाँ पे प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, वो कोई भी होना चाहिए तो उसको एग्जामिशन मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो है इंस्टीट्यूशन है, मतलब अंडर द करिकुलम रिकॉग्नाइज बाय लॉ, तो वो केस में रिकॉग्नाइजेशन जरूरी है। स्कूल के केस में रिकॉग्नाइजेशन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और यहाँ पे NCVT SCVT के अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज हो गए तो उसको एग्जामिशन दिया गया है। और ये कोई भी सर्विसेज फैकल्टी स्टूडेंट को देती है, मतलब एनी सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी सर्विस टू स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ, तो एग्जामिशन होगा। दूसरा, जो एंट्रेंस फीस मिल रही है, ध्यान रहे, एंट्रेंस फीस मिल रही है उसको एग्जामिशन है, बाकी सारी सर्विसेज टैक्सेबल है। ये हमने लास्ट इसमें बहुत अच्छे से रिवाइज किया था। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक एक पॉइंट लेते हैं। जो स्कूल की सर्विसेज है, अरे यार जस्ट ए मिनट, ओके, देखिए बेटा, जो स्कूल की सर्विसेज है यहाँ पे वो तो एग्जम्प्ट रहेगी, प्री स्कूल, सेकेंड एंड हायर एंड सेकेंडरी स्कूल, जो स्कूल की सर्विसेज एग्जम्प्ट रहेगी। अब दूसरा पॉइंट मैं आ जाता हूँ, क्या ये सर्विसेज जो कोचिंग सेंटर ओके फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, देखो वो कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस नहीं ले रहे हैं, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग दे रहे हैं और प्राइवेट कोचिंग दे रहे हैं जो नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है, तो वो केस में एग्जामिशन नहीं मिलेगा, प्राइवेट कोचिंग टैक्सेबल होगी। उसके बाद में CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ख्याल रहे यहाँ पे प्रोवाइडिंग एजुकेशन अंडर द करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ओके, और वो इंडियन लॉ होने चाहिए। तो यहाँ रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ ये बहुत जरूरी है, ये फॉरेन लॉ है इसलिए इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहले मैंने एग्जाम्पशन लिखा, अगर आप देखते हो लिखने का तरीका जितना भी आपको याद आता है, एग्जाम्पशन लिखा, फिर मैंने ये लिखा कि प्री स्कूल हो या सेकेंडरी हायर एंड सेकेंडरी स्कूल हो वो एग्जम्प्ट रहेगा, ओके, वो यहाँ पे एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन प्राइवेट कोचिंग क्लासेस ये टैक्सेबल होगी। CPA जो है नॉट रिकॉग्नाइज बाय इंडियन लॉ है। एक पॉइंट देखो कितना बढ़िया और अच्छे से आ रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे जो प्राइवेट कोचिंग दी गई और CPA एग्जामिनेशन ये लायबल टू GST रहेगा। और यहाँ पे इट इज इमटेरियल कि किसको इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट को दिया या किसी और को दिया, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ ध्यान मत देना कि भाई ये वीक बैकग्राउंड वालों को दिया, इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट को दिया, इस पर भी कमेंट दी गई है, इतना ध्यान रखा गया है। और आपको ये ध्यान रखना है हर पॉइंट पे आपकी एकदम बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मोतियों जैसा कमेंट आनी चाहिए। भाई लीगल प्रोविजन लिख लिया, हर एक पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया, मार्क्स मिलते हैं, लेते आने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ये हमने देखा रिगार्डिंग टू एजुकेशन सर्विस। नेक्स्ट देखिए बेटा, फॉर्च्यून लिमिटेड प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू देयर सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 20XX। चलिए
अगेन ये एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, जिसका रिवीजन मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से करवा दिया जब हमारा एजुकेशन सेक्टर के प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। उसमें अगर रिवीजन करना है तो आपने वो प्रॉब्लम देख लेना, तभी 2 मिनट में बता दूँ। ओके, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर स्कूल या कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जो रिकग्नाइज बाय लॉ इस क्वालिफिकेशन में सर्विसेज दे रहे हैं, या एनसीवीटी एससीवीटी सर्विसेज दे रहे हैं, और कोई भी सर्विसेज स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को दिया जाए तो एग्जाम्प्ट रहेगा, या एंट्रेंस फीस होगा तो एग्जाम्प्ट रहेगा। अब देखो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल इंक्लूडिंग रिसिप प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल ड्वेलिंग सर्विसेज, और वो यहाँ पे 28 लाख। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक कंसेप्ट आता है कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई में यहाँ पे जहाँ तक है ओके, स्कूल के साथ साथ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्कूल के साथ साथ लॉजिंग भी है। ओके, लॉजिंग भी है। अब मैं आपको इंडिविजुअली तो ये बता दूं, स्कूल की सर्विस एग्जम्प्ट है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या ये कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल है? बिल्कुल, बोर्डिंग स्कूल में नेचुरली बंडल है, इसलिए मैं इसको कंपोजिट सप्लाई कह रहा हूं। नोट निकले के लिए ये कमेंट्स काम में आएगी, और नोट केयरफुली पढ़ना। ओके, तो ये लॉजिंग रेसिडेंशियल ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस, ये भी एग्जम्प्ट है। वैसे देखा जाए तो दो ही भी एग्जम्प्ट है। ओके, इसलिए ये कंपोजिट सप्लाई है, और ये प्रीडोमिनेंट स्कूल है, इसलिए उसमें स्कूलिंग में क्लासीफाई होगा और पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा। इसलिए बेटा ये जो है 28 लाख पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा। कंडक्टिंग प्राइवेट ट्यूशन टैक्सेबल रहेगा। एजुकेशन सर्विस फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय ऑफ फॉरेन कंट्री नहीं चलेगा, ये टैक्सेबल होगा। बाय इंडियन लॉ होना चाहिए तो ही बात जमेगी। उसके बाद में कंडक्टिंग मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स बाय एनसीवीटी, तो देखो मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स बाय एनसीवीटी, तो ये अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स में आता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो एनसीवीटी का, तो ऐसे सिचुएशन में ये भी एग्जम्प्ट रहेगा। फीस फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर कैंपस इंटरव्यू, ये टैक्सेबल रहेगा। और रेंटिंग ऑफ फर्निश्ड फ्लैट फॉर टेम्पररी स्टे ऑफ डिफरेंट पर्सन, टेम्पररी स्टे है और डिफरेंट पर्सन, तो ये भी टैक्सेबल रहेगा, ये ड्वेलिंग नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से देखो बेटा, ये टैक्सेबल हुआ, ये टैक्सेबल हुआ, ये टैक्सेबल हुआ, और ये टैक्सेबल हुआ, और ये टैक्सेबल हुआ। तो 16 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 6,80,000 ये टैक्सेबल। लेकिन आपको कमेंट लिखना बहुत जरूरी है, उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहला कमेंट जरूर देखिएगा। ओके, यहाँ पे मैंने रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज नॉट टैक्सेबल सिंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ, सभी एग्जम्प्ट रहेगा। कोई भी सर्विस स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को दिया तो एग्जम्प्ट रहेगा। प्राइवेट ट्यूशन टैक्सेबल है। ओके, रिकॉग्नाइज बाय लॉ में एग्जम्प्ट है। मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स में आती है, इसलिए एग्जम्प्ट है। ओके, एम्प्लॉयर को हाँ, कैंपस इंटरव्यू टैक्सेबल रहेगा। और फर्निश फ्लैट ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में नहीं आता है, इसलिए नॉट कवर्ड इन एग्जम्पशन। ये नोट्स आप साथ में भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो, आपको बहुत काम आएगी। तो इसलिए इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम भी खत्म किया। आई होप इजी लग रहे होंगे आपको प्रॉब्लम्स। नाउ चलिए, अब ये देखिए बेटा, यहां पे पहले तो ये ICAI मटेरियल में क्वेश्चन है जो मैंने कवर किया हुआ है। देखो, ज्ञानी पब्लिक स्कूल हायर एंड सेकेंडरी स्कूल हैज हायर्ड सुविधा हायर्ड सर्विसेज लिमिटेड फॉर सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज इन द स्कूल। The school subsequently hired Suvidha Service Limited for providing security and housekeeping services at school annual day function organized in an auditorium outside the school campus. State whether above mentioned services are taxable or exempt. अब देखिए, मैं एग्जम्पशन वापस आपको 2 मिनट में रिवाइज कर लेता हूं, जो मैंने पहले के प्रॉब्लम में रिवाइज किया था, फर्स्ट प्रॉब्लम में जो एजुकेशन सेक्टर का था। चलिए, लॉ क्या कहता है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कैटरिंग सर्विस, सिक्योरिटी क्लीनिंग या हाउसकीपिंग सर्विसेज स्कूल को दिया गया, ओनली स्कूल को दिया गया तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। ओनली स्कूल को दिया गया तो एग्जम्प्ट रहेगा। क्लियर? तो अब सवाल यहां पे क्या है हमारे, इसमें सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक जो हाउसकीपिंग क्लीनिंग सर्विसेज इनसाइड द स्कूल दी गई और एक हाउसकीपिंग क्लीनिंग सर्विसेज आउटसाइड द स्कूल दिया गया। अब देखो बेटा, ये ICAI ने व्यू लिया है यहाँ पे,
पर्सनली मैं देखा जाओ एग्जाम्शन अगर देखे तो एग्जाम्शन में कहीं नहीं लिखा है कि इनसाइड या आउटसाइड द स्कूल, लेकिन ये आईसीएआई ने व्यू लिया है कि जो इनसाइड द स्कूल है उसको ही एग्जाम्शन है, जो आउटसाइड द स्कूल है वो एग्जाम्शन में नहीं रहेगा। इसलिए अगर मैं इसका आंसर पढ़ूं, इसलिए आप एग्जाम में ऐसे ही लिखना जैसे आईसीएआई ने दिया है, सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन द प्रीमाइसेस इंटर अलियर हायर एंड सेकेंडरी स्कूल आर एग्जाम। जो विद इन द प्रीमाइसेस है उसको एग्जाम्ड है। Therefore, said services provided by Suvidha Service Limited are exempt. Security housekeeping service provided to Gyani Public School for school annual day functions organized outside the school campus, which is taxable as only security and housekeeping services performed within the premises are exempt. तो उन्होंने ये व्यू लिया है कि जो आउटसाइड द प्रीमाइसेस है वो टैक्सेबल होगी, जो इनसाइड है वो एग्जाम्प्ट रहेगी। अभी आपको जो व्यू आईसीएआई ने लिया है उसके हिसाब से चलना है। ठीक है दोस्तों, चलो चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन इंदौर ऑर्गेनाइज अ प्लेसमेंट ड्राइव फॉर स्टूडेंट। एक मिनट, आईएम है, प्लेसमेंट ड्राइव फॉर स्टूडेंट है, स्टडिंग इन द कैंपस। Many multinational companies register for the placement program and pays the registration fees 1 lakh. IIM Indore is view that such consideration received from multinational company for participating in placement program is exempt from GST. उनको ऐसा लगता है। Explain whether view taken by IIM Indore is correct. सबसे पहले अगर आप एक लाइन में लिखोगे इसका आंसर, जैसे ये आईसीएआई मटेरियल में पूछा गया है, और अगर आंसर आप एक लाइन में लिखोगे तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, या 2-3 लाइन में लिखोगे तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, लिखने का तरीका देखो कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहती है। ठीक है, और बाद में क्योंकि कोई स्टूडेंट ऐसा लिख सकता है और कह सकता है, मैंने तो सही लिखा था कि यहाँ पे वो क्या लिखेंगे कि एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ ओनली एग्जम्प्टेड इन गिवन केस अ प्लेसमेंट सर्विस इज टैक्सेबल। अगर आपने इतना सा लिखा अगर इस केस स्टडी पे तो बिल्कुल मार्क्स वो पूरे नहीं मिलेंगे। अगर पूरे मार्क्स लेना है तो लिखने का तरीका देखिए। देखो पहला पॉइंट, इसलिए मैं कहता हूं कि वो याद करने की कोशिश बाद में कीजिएगा, पहले पढ़िएगा कि इंस्टीट्यूट क्या चाहती है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तो प्रॉपर उसको समझिएगा कि इंस्टीट्यूट क्या चाहती है। तो देखो उन्होंने क्या लिखा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एम्पावर्स IIM टू ग्रांट डिग्री, डिप्लोमा और अदर at academic distinction or title, specify criteria of process admission in the course of program and specify academic content of the programs। अगर याद आए तो ये 3 पॉइंट लिखो, अदरवाइज जरूरी नहीं है, पर ये 3 पॉइंट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिजल्टेंटली ऑल द IIM फॉल अंडर द परव्यू ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई IIM की जो सर्विसेज है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में आती है, क्योंकि वो अंडर द करिकुलम रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है। तो आप इतना भी लिख देगा कि यहाँ पे अगर आप इतना भी लिखोगे कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय IIM फॉल अंडर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट कवर्ड बाय इट्स क्वालिफिकेशन इज कवर्ड बाय ओके लॉ, या फिर आप लिख सकते हो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ये भी लिख सकते हो। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज दे प्रोवाइड एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर टाइम इन फोर्स। ये लाइन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्दर सर्विसेज जो स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को दिया गया वही एग्जाम्प्ट रहेगा इन गिवन केस। ये प्लेसमेंट सर्विस जो है स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को नहीं है, ये मल्टीनेशनल कंपनी को है, इसलिए एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा और वो लायबल टू जीएसटी होगा। ये आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए तो ही मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन has conducted entrance test examination for various courses run by it and charge entrance fees from the applicant। चलो एग्जाम्शन क्या कहता है, एग्जाम्शन मेरे सामने है। अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्री स्कूल, हायर एंड सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज प्रोवाइडिंग द एजुकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ या अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज, कोई भी सर्विस, एनी सर्विस स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को दिया तो एग्जाम्प्ट है। और दूसरा सर्विस बाय ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगेंस्ट द एंट्रेंस फीस, ये भी एग्जाम्प्ट है। तो बेटा यहाँ पे इन्होंने एग्जामिनेशन लिया अगेंस्ट
एंट्रेंस फीस तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। तो देखो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस, वो एग्जाम्प्ट रहेगा। Since in given case service provided by Indiana Engineering College educational institutions are by way of conduct of entrance examination against entrance fees, वो exempt रहेगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, ये भी क्वेश्चन अच्छा था। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन टैक्सेबल वैल्यू of supply under GST law with respect to each of the following independent cases provided by registered person। चल, यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं जिसमें आपकी फटाफट रिवीजन भी हो जाएगी और सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। वैसे रिवीजन तो मैंने एक पहले प्रॉब्लम में किया, पर 2 मिनट में वापस रिवीजन कर दूं। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या प्री स्कूल, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद में ऐसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग द एजुकेशन अंडर अ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ और एनसीवीटी और एससीवीटी के कोर्सेज हो गए, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानी जाएगी। और अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानी गई तो एनी सर्विस टू स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, इनको एग्जाम्शन दिया है, या एंट्रेंस फीस फॉर एग्जामिनेशन उसको एग्जाम्शन दिया है। बाकी सारी सर्विसेज टैक्सेबल होगी। तो ये हमने देखा था। प्लस अगर ये 3 सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग और सिक्योरिटी, ख्याल रहे ट्रांसपोर्टेशन भी कौन सी, स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को होगा, और ये स्कूल को दिया किसी ने भी तो एग्जाम, कैटरिंग या सिक्योरिटी सर्विस स्कूल को दिया किसी ने तो एग्जाम। ये ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स अगर कॉलेजेस को दिया गया तो एग्जाम, और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन तीनों को दिया तो एग्जाम। इसके अलावा बाकी सब टैक्सेबल होगा। इसके बेसिस पे बेटा मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। पहला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट है और हमें ये 5 मार्क्स लेने हैं। ये सीए फाइनल में 19 एग्जाम में क्वेश्चन आया गया था, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है, देखो, फीस चार्ज फ्रॉम ऑफिस स्टाफ फॉर इन हाउस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कंडक्टेड बाय एमवी कॉलेज, ठीक है। तो अब यहां पे फीस चार्ज टू स्टाफ है और कॉलेज ने है, तो अब हम अज्यूम करके चलते हैं और वो लिखना पड़ेगा आपको कि ये कॉलेजेस प्रोवाइडिंग एजुकेशन अंडर अ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है। तो इसके वजह से ये कवर होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और स्टाफ को दिया तो ये एग्जम्प्ट रहेगा। स्टाफ को एनी सर्विस टू स्टाफ एग्जम्प्ट है। बस फीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट बाय एमवी कॉलेज, तो हाँ, एनी सर्विस टू स्टूडेंट ये भी एग्जम्प्ट रहेगा। थर्ड, हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेसर्स क्लीन वेल टू हिमवर्षा Montessori school, a play school 25,000 per month। yes, housekeeping services only स्कूल को दिया तो एग्जाम्प्ट है। तो ये सिचुएशन में हिमवर्षा मॉन्टेसरी स्कूल को, आई रिपीट, हिमवर्षा मॉन्टेसरी स्कूल को यहाँ पे अगर सर्विसेज दिया तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। उसके बाद में इन्फोलिंक सप्लाइड ट्रेसिंग अल्फाबेट ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स टू अ स्टूडेंट ऑफ यूकेजी क्लास ऑफ सिडनी मॉन्टेसरी स्कूल, तो सिडनी मॉन्टेसरी स्कूल को ये प्रोवाइड किया तो ये एग्जाम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ऑनलाइन जर्नल्स अगर ओनली कॉलेजेस को हु प्रोवाइड द एजुकेशन अंडर अ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, तो उसको एग्जाम्शन है। तो ये सिचुएशन में यहाँ एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। थर्ड केस में एग्जाम्शन मिल जाएगा। फोर्थ टैक्सेबल है। लिखने का तरीका देखो, पहले एग्जाम्शन लिखा गया, फिर ये लिखा गया कि एज्यूमिंग एमवी कॉलेज प्रोवाइड एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो एमवी कॉलेज है वो सॉरी बेटा एजुकेशन दे रहा है अंडर अ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ये एज्यूम करके चल रहा है। तो इसके बेस पे पहला स्टाफ को दिया, एग्जम्प्ट रहेगा। स्टूडेंट को दिया गया, एग्जम्प्ट रहेगा। तीसरा, यहाँ पे हाउसकीपिंग सर्विसेज कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देता है जो स्कूल, कॉलेजेस, प्री स्कूल या हायर एंड सेकेंडरी स्कूल होगा तो इसको एग्जम्प्ट है। तो यस, ये जो है मॉन्टेसरी स्कूल को दिया गया ये एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन फोर्थ जरूर पढ़ो, देखो, सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और periodicals is exempt. However, such exemption is available only when said service are provided to an educational institution providing education as a part of curriculum for obtaining the qualification recognized by law
फॉर द टाइम बी इन फोर्स। ये एग्जाम्शन उसको मिलेगा जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ये कैरिकुलम में यहाँ दे रही है। तो ये सिचुएशन में ये स्कूल है और स्कूल होने की वजह से ये बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों, तो ये टैक्सेबल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अच्छी एडजस्टमेंट है। डन। Next, whether the following service are exempt under this head or taxable। इसमें सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स, यानी ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे एग्जम्पशन स्पोर्ट्स सेक्टर में एक ये है कि इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, ध्यान से देखिएगा, एज अ प्लेयर, सॉरी, इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, अंपायर, कोच, रेफरी और टीम मैनेजर, बस इतने स्पेसिफिक है। वो अगर ये सर्विस दे रहे हैं और ये सर्विस रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट को दे रहे हैं, और सर्विस किस टाइप का दे रहे हैं, फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी, ख्याल रहे ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी, तो उस इवेंट में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनको एग्जम्पशन मिलेगा अगर वो एज अ इंडिविजुअल सर्विस दे, एज अ इंडिविजुअल सर्विस दे। तो इतनी ही लिस्ट है, याद रखिएगा। ये लिस्ट कैसे, तो आप PUC, ओके, ये अपना PUC होता है ना जो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का होता है, तो PUC RTO, तो ये ओ एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, पर आप कैसे याद रखोगे, PUC RTO, P प्लेयर, अंपायर, कोच, रेफरी और टीम मैनेजर, ओ एक्स्ट्रा है, और टीम मैनेजर, तो PUC RTO, यानी ये लोग अगर सर्विस देंगे और रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को सर्विस देंगे तो ये एग्जम्प्ट रहेगी। और अदर जो भी होगा वो सब टैक्सेबल होगा। यानी यहाँ पे कमेंटेटर सर्विस दे रहा है, यहाँ पे टीम सिलेक्टर सर्विस दे रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा। सिर्फ इतने ही लोग अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो एग्जम्प्ट रहेगी। दूसरा, एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को सर्विस देती है तो वो एग्जम्पशन रहेगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं अब यहाँ पे। पहला, सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी बाय एन इंडिविजुअल, चलो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी। तो यहाँ पे यस हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच यानी सब आ रहे हैं और ये 12,40,000 की सर्विस दिया जा रहा है, तो ये एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद में सर्विस ऑफ अ प्लेयर टू फ्रेंचाइजी विच इज नॉट अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी, तो ये टैक्सेबल होगा। सर्विस बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी टू अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद में सर्विस बाय इंडिविजुअल सच एज सिलेक्टर, कमेंटेटर, क्यूरेटर, टेक्निकल एक्सपर्ट, ये टैक्सेबल होगा क्योंकि ये PUC RT में नहीं आता है, ओ एक्स्ट्रा है, PUC RT में नहीं आता है। उसके बाद में सर्विस ऑफ इंडिविजुअल एज अ अंपायर आ जाता है, रेफरी व्हेन प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी, तो ये एग्जम्प्ट रहेगा। मतलब आपके दो टैक्सेबल रहेगी, ये टैक्सेबल रहेगा और ये टैक्सेबल रहेगा। तो यहाँ पे आपके दो टैक्सेबल हुए, तो ये यहाँ पे टोटल आएगी। और नोट्स केयरफुली देखना, हमने रिवाइज तो करके दिया ही है आपको। तो चलिए ये हमने यहाँ खत्म किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एन इंडिविजुअल एक्ट एज अ रेफरी, चलो इंडिविजुअल है, एक्ट एज अ रेफरी इन अ फुटबॉल मैच organized by Sport Authority of India. He has also acted as referee in another charity football match organized by local sport club in lieu of lump sum payment. Discuss whether he required to pay GST. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एग्जम्पशन क्या कहता है। एग्जम्पशन ये कहता है कि एज एन इंडिविजुअल प्लेयर, अंपायर, कोच, रेफरी, टीम मैनेजर, यानी यहाँ पे PUC RT, PUC और RTO एक्स्ट्रा, तो ये अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को सर्विस देते हैं फॉर पार्टिसिपेशन इन इवेंट रिकॉग्नाइज इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी, तो एग्जाम्प्ट रहेगा। और एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को अगर सर्विसेज देती है तो वो एग्जाम्पशन में रहेगा। तो ऐसे केस में ये जो है रेफरी और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को सर्विस दे रहा है, तो वो सिचुएशन में एग्जाम्पशन तो मिलेगा। लेकिन ये लोकल को भी दे रहा है जो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो वो केस में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। पर अब यहाँ पे लमसम कंसिडरेशन पे, तो देखो यहाँ पे पहले एग्जाम्पशन दिया गया,
Since in first case football match is organized by Sport Authority of India, which is recognized sport body, service provided by individual as a referee to such football match will be exempt. लेकिन second case में organized by local club और ये aforementioned exemption, okay, as a local sport club is not a recognized sport body and thus GST payable in this case, मतलब उसको exemption नहीं मिलेगा बेटा. सिंपल था, इसमें कोई स्पेशल डिस्कशन नहीं है. यस बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अच्छा ये गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड है. प्रोवाइडेड फॉलोइंग सर्विसेज टू जनरल पब्लिक ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, उन्होंने सर्विसेज दिया है. चलो मैं 2 मिनट में पहले आपको रिवाइज कर देता हूँ. एग्जम्पशन इन गवर्नमेंट सेक्टर, 2 एक्टिविटी है, मैं ये डिवाइड कर रहा हूँ. चार्ट बड़ा अच्छा है और ये चार्ट देखिएगा. तो यहाँ पे जनरल एक्टिविटी और स्पेशल एक्टिविटी. ओके, पहला थॉट कैसा होना चाहिए? पहला थॉट आपका ये होना चाहिए कि जनरली जो गवर्नमेंट सर्विसेज देती है वो एग्जम्प्ट है. ऑल सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी एग्जम्प्ट है. ओके, इवन दो सप्लाइड बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी टू पब्लिक कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, लेकिन एग्जम्पशन दिया है तो आपको एग्जम्पशन में रखना है. लेकिन यस, जो भी सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दिया, कोई भी जनरल सर्विसेज या एक्टिविटी बिजनेस एंटिटी को दिया तो टैक्सेबल है और ये केस में रिवर्स आ जाता है. लेकिन मैं अभी थोड़ा डिस्कशन जो है यहाँ पे स्पेशल एक्टिविटी पे करना चाहूँगा. ओके, गवर्नमेंट की ये जो मैंने स्पेशल एक्टिविटी डिवाइड की है, ऐसी टोटल 3 एक्टिविटीज़ है. और ये कौन सी 3 एक्टिविटीज़ है? पहली ए, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, ध्यान रहे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज है और वो स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज दे रही है, यानी ये 4 ही सर्विसेज होगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो एग्जम्पशन में दी गई है. इफ सप्लाइड टू एनी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट. अब इस वर्ड को समझ लो, एनी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, यानी क्या कि यहाँ पे अगर ये सर्विसेज गवर्नमेंट को दिया तो एग्जम्प्ट है, लेकिन ये 4 सर्विसेज उसके अलावा किसी को भी दिया तो टैक्सेबल है. तो ये 4 सर्विसेज टैक्सेबल है डिपार्टमेंट ऑफ की, अगर कोई भी पर्सन को दिया तो टैक्सेबल, किसी और को दिया तो एग्जम्प्ट है. अब क्या, ओके, और हमारा क्वेश्चन इस एग्जम्पशन पे है और वो ये एग्जम्पशन क्या कहता है कि यहां पे चारों के अलावा बाकी कोई भी सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देगी तो वो अभी भी एग्जम्पशन में रहेगा. उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर सर्विस गवर्नमेंट की होगी तो वो टैक्सेबल है. उसके बाद में एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड पोर्ट और एयरपोर्ट पे कोई सर्विस होगी तो वो टैक्सेबल है. और ये जो 3 सर्विसेज है, इसको मैंने स्पेशली क्यों कहा गया, क्योंकि ये सर्विसेज किसी को भी दो, यानी जनरल पब्लिक को दो या बिजनेस एंटिटी को दो, किसी को भी दो, ओके, ये सर्विसेज टैक्सेबल होगी और ये फॉरवर्ड चार्ज में होगी. लेकिन इसके अलावा, यानी इसकी ये 3 सर्विसेज के अलावा बाकी सर्विसेज अगर जनरल पब्लिक को दिया तो ऑल सर्विसेज एग्जाम और बिजनेस एंटिटी को दिया तो टैक्सेबल, जिसमें रिवर्स चार्ज आएगा. ओके, तो ये जो चार्ट में हमने देखा था इसके बेस पे ये क्वेश्चन है. और यहां पे तो ये क्वेश्चन देखिएगा, या वो क्या कहते हैं, वो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रोवाइडेड फॉलोइंग सर्विसेज टू जनरल पब्लिक ड्यूरिंग द मंथ ऑफ एंडेड 30 सितंबर. ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो, बेसिक मेल सर्विसेज तो ये तो एग्जम्प्ट ही रहेगी. उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर, ये भी एग्जम्प्ट रहेगी. रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, अब लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज है, ओके, और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज है. तो हमने क्या देखा, अगर लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज होगी तो ये टैक्सेबल रहेगी और इसको फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी आएगा, प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन. तो यहाँ पे वो रूरल हो या अर्बन हो, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज टैक्सेबल रहेगी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, पासपोर्ट एप्लीकेशन, ये एजेंसी सर्विसेज है और ये भी टैक्सेबल होगा. उसके बाद में इश्यूएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर ये एग्जम्प्ट रहेगा. कलेक्शन ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, आई रिपीट, कलेक्शन ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये जो है ये एजेंसी सर्विसेज है और ये भी टैक्सेबल रहेगा. स्पीड पोस्ट सर्विसेज ये भी टैक्सेबल रहेगा. एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विसेज ये भी टैक्सेबल रहेगा. यानी देखो, पहला एग्जाम, दूसरा एग्जाम, टैक्सेबल टैक्सेबल, ये एग्जाम टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, इतना वैल्यू टैक्सेबल होगा. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हमने दिया वहां पे. ओके, टाइम ऑफ सप्लाई इसी मंथ में है एंड ऑल द सर्विसेज चार्ज स्टेटेड अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी. तो आपने वैल्यू निकाल के दी 1500 और उसकी जो है यहाँ पे मैंने 2 नोट दी है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. तो सिंपल एग्जाम्पल था, इसमें स्पेशल ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं था बेटा.
वेल दोस्तों, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस इन फॉलोइंग केसेस। तो चार केसेस है और ये चार केसेस में आपको जस्ट वैल्यू निकाल के बतानी है, क्या टैक्सेबल है और क्या एग्जाम्प्ट है, ये आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट मेरे साथ। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू वेरियस इंडिविजुअल्स बाय वे ऑफ इश्यूएंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, गवर्नमेंट ड्राइविंग लाइसेंस दे रही है, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या एग्जाम्शन है, बोलो है या नहीं है? हाँ है, नालायको। चलो रिवाइज कर देता हूँ, तुम्हारे याद नहीं होगा तो। ओके, वैसे तो गवर्नमेंट के एग्जाम्शंस हमने देखे, लास्ट प्रॉब्लम मैंने आपको ये वाला पार्ट रिवाइज करके दिया, लेकिन कुछ ऐसे और एग्जाम्शंस है जो गवर्नमेंट एक्टिविटी के लिए दिए हैं। जैसे अगर आप सीरियल नंबर 61 याद बिल्कुल नहीं रखना है, ओके आपको याद बिल्कुल नहीं रखना है। सीरियल नंबर 61 देखोगे तो सीरियल नंबर 61 में दिया गया है इश्यूएंस बाय वे ऑफ लाइसेंस, पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, ओके, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। तो ये एग्जाम्शन है अगर ये गवर्नमेंट सर्विसेज देती है। तो अगर इस एग्जाम्शन का मैं हेल्प लूँ तो यस, गवर्नमेंट अगर ये सर्विसेज दे रही है तो यहाँ पे एग्जम्प्ट होगा। तो यहाँ इसको मैं एग्जाम लिख दूँ, हाँ बोलो यस। उसके बाद में सेकंड, सर्विस प्रोवाइडेड बाय BIRAC अप्रूव्ड बायो इंक्यूबेटर्स टू इंक्यूबेट्स। ओके, यहाँ एक एग्जाम्शन है। अब इतने सारे जब एग्जाम्शन आप पढ़ते हो ना आपके इसमें, तो एक छोटा सा कहीं तो भी एग्जाम्शन है अगर आपको याद होगा तो। ओके, और वो है कि इंक्यूबेटर्स अगर यहाँ पे इंक्यूबेट से रिलेटेड सर्विस देता है तो वो एग्जम्प्ट है। तो यस, ये एग्जम्प्ट रहेगा। सर ये बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो यहाँ एक आधा तुक्का कर लेना, मार देना, और अभी तो अभी याद कर लो कि इंक्यूबेटर्स वगैरह होगा तो ये सर्विस एग्जम्प्ट है। कभी कभी आ जाता है तो 1 मार्क की रिस्क रहती है, ऐसे फालतू आ गए एग्जाम्शन तो। अदरवाइज मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्शन तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ और मेरा क्वेश्चन यार आप कर लोगे तो हो ही जाएगा आपका। चलिए उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय रोपवे। एक बात ख्याल रखो, गवर्नमेंट की ये जो 3 सर्विसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज, ये टैक्सेबल सर्विसेज है। उसके बाद में एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड अगर कोई सर्विस दिया पोर्ट पे तो वो एग्जाम्प्ट है। और ये तीसरा वाला पार्ट, सॉरी एग्जाम नहीं, टैक्सेबल है। और ये तीसरा वाला पार्ट क्या है? तीसरा वाला पार्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, किसी भी मोड से ट्रांसपोर्ट करो, अगर गवर्नमेंट ये सर्विस देगा तो ये टैक्सेबल होगा और ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये भी टैक्सेबल है बेटा, रोप पे तो ये भी टैक्सेबल होगा यहाँ पे। उसके बाद में एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय हंस चौक पोस्ट ऑफिस टू वेरियस इंडिविजुअल। ओके, अब एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट अभी अभी हमने देखा, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विस होगी पोस्ट डिपार्टमेंट की तो वो टैक्सेबल है। साथ साथ में वो एक अमाउंट ये कहते हैं कि अमाउंट चार्ज डज नॉट एक्सीड 5,000 इन एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन। जो 8 लाख का टोटल अमाउंट है उसमें पर अमाउंट 5,000 के नीचे है। भाई ये क्यों दिया गया? दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा क्यों दिया गया? तो बताता हूँ ये आपको क्यों दिया गया। ये आपको इसलिए दिया गया बेटा क्योंकि एक एग्जाम्शन है। क्या एग्जाम्शन है? वो है कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी वेयर ग्रॉस अमाउंट चार्ज पर इनवॉइस डज नॉट एक्सीड्स 5,000 और कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस होगा तो फिर इन अ फाइनेंशियल ईयर लिया जाएगा, एंड 5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो अगर गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है और उनका बिल 5,000 से कम है तो वो सिचुएशन में एग्जाम्शन मिल जाएगा। ओके, छोटे छोटे बिल को एग्जाम्शन मिल जाएंगे, एंजॉय करो। ओके, लेकिन यहाँ पे नीचे एक्सेप्शन है, ये अबो एग्जाम्शन नॉट कवर्ड। ओके सर, अबो एग्जाम्शन नॉट अप्लीकेबल टू सर्विस कवर्ड अंडर A2C। अब ये A2C क्या है? A2C बेटा ये है, ये वाली सर्विसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की 4 सर्विसेज या एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड सर्विसेज या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर से रिलेटेड सर्विसेज है। तो ये बिल 100 रुपए का, 50 रुपए का या 10 रुपए का भी होगा तो भी यहाँ पे GST आएगा। इसको 5,000 वाला एग्जाम्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर वो 5,000 वाला एग्जाम्शन आपको याद होगा तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका इंपैक्ट कुछ नहीं है, यहाँ पे नोट जरूर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे और वो नोट पे मार्क्स जरूर रखेंगे, इसलिए ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है और इसके ऊपर आपको नोट देनी पड़ेगी। उसके बाद में एक्स लिमिटेड कवर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज सर्टिफाइड दैट फैक्ट्री इज अ सेफ फॉर वर्कर टू कैरी आउट देयर वर्क एंड चार्ज गवर्नमेंट फीस 10,000। Now next, X Limited own one more factory at another place which is not covered by Factory Act 1948. However, X Limited obtained safety certificate for the factory from inspector of factories for paying safety certificate for the factory for inspector paying 15,000 respectively. अब थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिएगा। अब ये जो है जस्ट मिनट। हाँ, अब इसमें जो है 2 अमाउंट है, एक है 10,000 रुपये और एक है 15,000 रुपये।
भाई ये 10,000 की हिस्ट्री क्या कह रहे हैं, 15,000 की हिस्ट्री क्या कह रहे हैं, समझ लेते हैं। 10,000 रुपये तो इंस्पेक्शन किया फैक्ट्री का, ओके, और सर्टिफाइड दैट फैक्ट्री सेफ फॉर वर्कर। क्या इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्शन पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था आपने गवर्नमेंट सेक्टर में। क्या, अब मैं आपको वो एग्जाम्शन बताता हूँ। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर दिस एनी लॉ, या फिर टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक फॉर प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर, कंज्यूमर, पब्लिक एट लार्ज, यानी वर्कर सेफ्टी के लिए कोई टेस्टिंग करवाया तो वो एग्जाम रहेगा। लेकिन ये तो मेरी समरी है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे डिटेल में ये नोटिफिकेशन तो वो जो है एज पर लॉ अलाउड होना चाहिए, यानी अंडर एनी लॉ होना चाहिए। यहाँ पे भी अंडर एनी लॉ है और अंडर एनी लॉ है यहाँ पे भी। तो ऐसे सिचुएशन में ओके, जहाँ तक हमारे प्रॉब्लम में देखा जाए तो 10,000 की अमाउंट तो अंडर एनी लॉ है ना, लॉ के तहत वो सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है, तो वो तो एग्जम्प्ट है। बाकी रिमेनिंग 15,000 का क्या होगा दोस्तों? तो रिमेनिंग 15,000 का यहाँ पे जीएसटी आएगा। तो क्या जीएसटी आएगा तो जीएसटी देना पड़ेगा। तो ख्याल रहे, हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो यहाँ पे फॉलोइंग केसेस में जो वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स लिमिटेड की कवर कर रहे हैं, और ये 15,000 पे जीएसटी ओके सप्लायर नहीं देगा, क्योंकि कोई भी सॉरी गवर्नमेंट नहीं देगा, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटी को एक्स लिमिटेड को देता है तो वो रिवर्स चार्ज में है, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों 10,000 और 15,000 दोनों पे टैक्स नहीं आना है, 10,000 और 15,000 दोनों पे टैक्स नहीं आना है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे अमाउंट नील आएगी। लेकिन अगर आप देखोगे तो रीजन अलग अलग दिन है। पहला ओके, फर्स्ट वन जो है, एक्स लिमिटेड बीइंग अ रिसिपिएंट सर्विस फ्रॉम द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री नॉट लायबल टू जीएसटी सिंस सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड अंडर फैक्ट्री एक्ट रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, वो तो एग्जम्पशन में कवर्ड है। अनदर फैक्ट्री विच इज नॉट कवर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट फॉर विच फीस पेड बाय एक्स लिमिटेड वॉलंटरीली लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। दूसरे का रीजन बहुत जरूरी है, नील लिखने से कुछ नहीं होगा। दूसरे का रीजन ये है कि वो अंडर रिवर्स चार्ज है और वो अंडर रिवर्स चार्ज है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छा है और ये एडजस्टमेंट जरूर याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा यहां पे जो है ओके एंड होता है। चलिए दोस्तों, पहली बात तो ये बता दूं, ये जो केस स्टडी है ICAI मटेरियल में कवर्ड है, ठीक है। अब देखो वो क्या कहते हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ मेसर्स ABC, ओके Okay, Public Work Department Karnataka entered into agreement with Messrs ABC, a construction company, for construction of its office complex for agreed consideration. Done. The agreement dated 10 July. It was agreed 10 जुलाई को एग्रीमेंट हो. It was agreed by both parties that ABC shall complete the construction work and hand over the project on बिफोर 31 दिसंबर। पहले तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और उसको ABC कंपनी कंस्ट्रक्शन वन सर्विस दे रही है और 31 दिसंबर को हैंड ओवर करने वाले हैं। चलिए, इट वॉज फर्दर एग्रीड दैट एनी ब्रीच ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ईदर पार्टी वुड गिव राइट टू अदर पार्टी टू क्लेम अ डैमेजेस और पेनल्टी। Messrs ABC did not complete the construction and did not hand over the project by specified date on before 31st December। यानी फेलियर टू गिव, यहाँ पे फेलियर टू गिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओके, दिया नहीं गया। चलो उसके बाद में नेक्स्ट, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट आस्क फॉर डैमेजेस पेनल्टी फ्रॉम ABC एंड थ्रेटन टू गो द कोर्ट ऑफ नॉट पेड। रिजल्टेंटली मेसर्स ABC पेड एन अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपए कंपेंसेशन दिया गया टू द डिपार्टमेंट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट वेदर अमाउंट पेड बाय ABC टू डिपार्टमेंट इज एग्जाम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स। पहली बात तो आपके दिमाग में क्या आएगा? पहली बात तो आपके दिमाग में आएगा शेड्यूल 2, और शेड्यूल 2 के हिसाब से टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए जो भी पेनल्टी लगाई गई वो सप्लाई ऑफ सर्विस का आ जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। अब आप अगर आंसर देखोगे कि ये भाई टॉलरेंस का पैसा दिया और ये तो सर्विस है, सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। मैंने तो चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाया, पर ख्याल रहे आपको एक एग्जम्पशन याद आना चाहिए जो गवर्नमेंट सेक्टर का है। कौन सा है? और वो एग्जम्पशन है फाइन और लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जो एक एग्जम्पशन है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो एक एग्जम्पशन है बेटा, वो एग्जम्पशन आपको याद आना चाहिए। कौन सा वाला एग्जम्पशन आपको याद आना चाहिए कि अरे यार ये क्या हो गया, जस्ट मिनट, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम में आ गए थे, वापस से बताता हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर का एक एग्जम्पशन है और वो है फाइन और लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट को मिलता है तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। तो ये केस स्टडी पूरा ये एग्जम्पशन पे आधारित है और बस उन्होंने ये लिखा है
Okay, in case supplies made to government, service provided by government by way of tolerating the non-performance of contract by supply of service is covered under the exemption. Entry number 62 of the notification. Entry number वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है. Thus the consideration received by the government, ओके, ये नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये एग्जाम्ट रहेगा और गिवन केस में एग्जाम्ट रहेगा. मेरे तरफ से मैं ये कहूँगा कि एक लाइन ये भी ऐड कर देना, अच्छा लगेगा. एज पर शेड्यूल 2, अगर आपको याद आया तो पैरा 5, टॉलरेंस और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो ओके टॉलरेंस और रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्ट ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है. ये पहला लाइन लिख दिया और बाद में आपने एग्जाम्पशन लिखा तो वाह क्या मजा आ जाएगा बंदे को. ओके, वो खुश हो जाएगा आपके ऊपर. चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये खत्म होता है. चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU, हैज टेकन अ लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी वेलनेस बैंक. लोन वाज गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ओहो, लोन वाज गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और PSU है. इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिफॉल्टेड द रीपेमेंट ऑफ सच लोन. एग्जामिन वेदर द सर्विस ऑफ गारंटरिंग ऑफ लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन इन केस लायबल टू GST. एक एग्जाम्शन है, अगर गवर्नमेंट गारंटी लेता है और लोन की जो PSU का है तो उसको एग्जाम्शन दिया गया है. मैंने लिखा है पहले पैराग्राफ में, सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी टू देयर अंडरटेकिंग और टू PSU by way of guaranteeing the loan taken by such undertaking or PSU from the banking companies and financial institution are exempt from GST. okay, और GST से exempt रहेगा. In present case, central government has guaranteed the loan taken by Indian Corporation Limited. ठीक है, तो गारंटी दिया गया और PSU से लिया गया, कॉन्सिक्वेंटली वो एग्जम्प्ट रहेगा, GST नहीं आएगा. बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ICAI के मटेरियल में है. अगर ऐसे कोई सवाल आए तो मार्क्स मत छोड़ना दोस्तों. चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पशन देखिए. अ कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड बाय बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी लोकल अथॉरिटी LA फॉर रिपेयर्स ऑफ पर्टिकुलर रोड टू मेसर्स B लिमिटेड. मतलब रिसिपिएंट यहाँ पे मतलब रिसिपिएंट यहाँ पे लोकल अथॉरिटी और सप्लायर ऑफ सर्विस B लिमिटेड है, मुंबई, विथ टोटल कंसिडरेशन of rupees 12 lakhs with the terms and condition as stated that. यानी यहाँ टोटल कंसिडरेशन 12 lakhs है. अगर आप ध्यान दो तो इट इज अ प्योर सर्विस, ये प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और अदर कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द गुड्स और सर्विसेस. एनी ऑफ द गुड्स और सर्विसेस. द एंटायर वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन 30 days. The said work has been completed as per the terms of condition. Applicable GST 18%. Find the following. Is it taxable supply? And second, remark if contract is in the nature of works contract where material is involved in the value of contract, is it taxable supply? If so, who is liable to pay GST? Previous turnover of B Limited was 22. Previous year turnover of B Limited was 22 crores. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये जरूर डिस्कस करना चाहूँगा. सबसे पहले तो एग्जाम्पशन देखो. एक एग्जाम्पशन है गवर्नमेंट सेक्टर में और वो एग्जाम्पशन है कि अगर प्योरली सर्विस दो, प्योरली सर्विस मतलब उसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब गुड्स प्लस सर्विस रिगार्डिंग टू बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, रिपेयर्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कोई भी ऐसा कंपोजिट सप्लाई नहीं होना चाहिए जिसमें गुड्स इन्वॉल्व है, यानी किसी भी तरह से गुड्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, प्योरली सर्विस होगी. और वो सर्विस इन रिलेशन टू फंक्शंस ऑफ पंचायत अंडर आर्टिकल 243G या फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W में होगा. और वो सर्विसेज यहाँ पे किसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को दिया तो वो सर्विस एग्जम्प्ट होगी. तो हमारी केस स्टडी क्या करती है कि प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें गुड्स इन्वॉल्व नहीं है और ये रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट और ये रिपेयर्स ऑफ पर्टिकुलर रोड कॉन्ट्रैक्ट है. अब ये अज्यूम करके चलो कि रिपेयर्स ऑफ पर्टिकुलर रोड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आर्टिकल 2 अब लोकल अथॉरिटी दे रही है और सर्विस प्रोवाइडर B लिमिटेड है, तो ये आर्टिकल 243G RW में आता है. ये अज्यूम करके आपको चलना पड़ेगा. तो ऐसे सिचुएशन में उसको एग्जम्पशन यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, ये एग्जम्पशन मिल जाएगा. तो क्या ये टैक्सेबल होगा? नहीं, एग्जम्पशन मिल जाएगा.
सेकंड, अगर ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता तो क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता तो जीएसटी आएगा। अब जीएसटी जो आएगा यहां पे ये सर्विसेज, अगर ख्याल रहे यहाँ पे ये सर्विसेज कोई प्राइवेट पर्सन गवर्नमेंट को दे रहा है तो यहाँ रिवर्स चार्ज नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी आएगा। फॉरवर्ड चार्ज में यहाँ पे सप्लायर यानी बी लिमिटेड जीएसटी पे करेगा। ओके, और तो उन्होंने पूछा कि कौन पे करेगा, तो बी लिमिटेड पे करेगा, और वो थ्रेशोल्ड में भी नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर का उसका एग्रीगेट टर्न 22 करोड़ है, मतलब अच्छा खासा टर्न हो रहा है। तो देखो, प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो एग्जाम सर्विस है, लेकिन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मिस्टर बी इज लायबल टू जीएसटी, और वो 9% और 9% का जीएसटी यहां पे किया जाएगा ऑन दैट 12 lakhs। तो इजी क्वेश्चन था यहां पे, ये हमने देखा। चलिए, तो यहां पे हम देखते हैं रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ब्लू हेवन हाउसिंग सोसाइटी, मतलब आरडब्ल्यू है, हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली, प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन with respect to various amount received by it in the month of January 20XX. Monthly subscription collected from the members family 5500, और बाकी सब कुछ उन्होंने दिया है। अगर ये एरिया में आप एग्जम्पशन देखना चाहते हो तो एग्जम्पशन है सर्विसेज बाय आरडब्ल्यू टू मेंबर, सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट एंटिटी टू इट्स मेंबर बाय वे ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। जिसमें आरडब्ल्यू की अगर हम बात करें तो आरडब्ल्यू के लिए उन्होंने एग्जम्पशन जो रखा है अप टू ₹7,500 पर मंथ पर मेंबर। ये 7,500 क्राइटेरिया है, मतलब अगर मंथली सब्सक्रिप्शन यानी जो रिम्बर्समेंट चार्जेस है और वो जो चार्जेस है मंथली यहाँ पे 9,000 हो गए तो पूरे अमाउंट पे टैक्स आएगा। ऐसा मत करना 9,000 माइनस 7,500, तो अगर 9,000 हो गए तो वो सिचुएशन में पूरे अमाउंट पे टैक्स दिया जाएगा। ठीक है। फॉर सोर्सिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम थर्ड पर्सन फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर, यानी सोसाइटी के जो रेसिडेंशियल सोसाइटी है, सुनिए ध्यान से, जो रेसिडेंशियल सोसाइटी है उनके जो कॉमन खर्चे हैं और कॉमन खर्चों के लिए वो जो मंथली रिम्बर्समेंट चार्जेस या शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अपने मेंबर से लेती है तो उसको एग्जम्पशन दिया गया है। तो यहाँ उन्होंने 5,500 पर मेंबर जो सब्सक्रिप्शन लिया गया है फॉर कॉमन यूज चार्जेस वगैरह, तो वो 7,500 से कम है, इसलिए ये एग्जम्प्ट रहेगा। चलो, ये तो इजी हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड ऑन द मेंबर ऑफ आरडब्ल्यूए। ख्याल रहे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑन द मेंबर, ये सोसाइटी पे नहीं है, डायरेक्टली मेंबर पे लगाया गया। एक एग्जम्पशन और है अगर आपको याद होगा तो, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय ईटीडीयू, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, ईटीडीयू। ईटीडीयू में स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड वगैरह सब कुछ आता है। तो अगर ईटीडीयू सर्विस देता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो केस में एग्जम्पशन रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे मेंबर को जो सर्विस दी गई ओके और डायरेक्टली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने दिया तो ये एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लेविड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑन आरडब्ल्यूए इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम फॉर कॉमन यूज ऑफ लिफ्ट एंड लाइट्स कॉमन एरिया, bill was raised in the name of RWA. RWA collected the said charges by apportioning them equally amongst the 100 families and then remitted the same to the board 4 lakhs। इसका क्या होगा? अब यहाँ पे आपका मेरा व्यू अलग हो सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम जब पूछा गया था सर्विस टैक्स के अंदर, क्योंकि सेम एंट्री जीएसटी में है, तो उन्होंने क्या व्यू लिया था, यानी एग्जाम में क्या व्यू लिया गया था। जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, यानी जिसे मैं कहूँगा ईटीडीयू, ओके, ये जो है सोसाइटी को चार्जेस लगा रही है, सोसाइटी को फॉर कॉमन यूज वाला लिफ्ट वगैरह कॉमन यूज वाला ओके लगा रही है, और सोसाइटी अपने मेंबर्स को लगा रही है, सोसाइटी अपने मेंबर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सबसे पहले तो ईटीडीयू सर्विस जो सोसाइटी को दे रहा है ये तो एग्जम्प्ट है,
इसमें तो सवाल ही नहीं। लेकिन इनवॉइस किसके नाम का है? इनवॉइस सोसाइटी के नाम का है, ठीक है। और सोसाइटी बाद में वो कलेक्शन, यानी सोसाइटी बाद में कलेक्ट कर रही है वो अमाउंट। अब यहाँ पे कहीं नहीं दिया गया है कि सोसाइटी वो प्योर एजेंट का काम कर रही है। अगर सोसाइटी प्योर एजेंट का काम करती तो फिर वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन सोसाइटी ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है और पैसा मेंबर से लिया है। तो अब ये सर्विस क्यों ना वो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस है सोसाइटी ने मेंबर को दिया, ये माना जाएगा और उस पे जीएसटी आएगा, क्योंकि एग्जम्पशन ओनली ईटीडीयू टू कस्टमर है। ये चार्जेस यहां जो कलेक्ट किए गए, ये जो 4 लाख रुपीज यहां कलेक्ट किए गए टोटल, जो सोसाइटी ने अपना अमाउंट कलेक्ट किया मेंबर से, वो ईटीडीयू टू कस्टमर नहीं है, इसलिए ये टैक्सेबल हो गए। और ये प्रॉब्लम में मैंने नोट लिखी है कि वो एज अ प्योर एजेंट नहीं है। ओके, मैं बहुत क्लियर हूं, ये ऐसा ही होगा। शायद आप नहीं मानोगे, पर मान लो मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्जम्पशन ओनली तभी है जब ईटीडीयू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी देती है तो एग्जम्प्ट है। ये पैसा सोसाइटी ने लिया तो ये यहां टैक्सेबल होगा, वहां एग्जम्प्ट है, पर ये सिचुएशन में वो टैक्सेबल होगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो ये 4 लाख पे मैंने जीएसटी लगाया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एंट्री टिकट्स टू कल्चरल प्रोग्राम कंडक्टेड बाय आरडब्ल्यूए इन द पार्क ऑफ ब्लू हेवन हाउसिंग सोसाइटी। ख्याल रहे कि ये जो है ये कोई मंथली रिम्बर्समेंट चार्जेस नहीं है, ये सेपरेट चार्जेस है जो सोसाइटी का इनकम है, इसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। उसके बाद में प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट इन मेंबर्स डायरेक्टरी, तो ये भी जीएसटी में आएगा। मतलब आपके 3 आइटम यहाँ जीएसटी में आएगा, वैल्यू 7,40,000 होगी। तो ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस होगी। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि सोसाइटी का, अगर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि एग्रीगेट टर्न और रजिस्टर्ड नहीं है और एग्रीगेट टर्न और जो है 20 लाख से नीचे है, तो सोसाइटी इस पे एग्जम्पशन ले सकती है। उन्होंने हमें वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का है, इसलिए हमने निकाल के दिया है। अब डिपेंड्स कि वो रजिस्ट्रेशन में आती है नहीं आती है, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा डेटा हमें नहीं दिया है, इसलिए हमने टैक्सेबल वैल्यू निकाल के दिया है। और यहाँ पे मैंने नोट दिया, इसमें से मैं थर्ड वाली नोट जरूर पढ़ूंगा। देखो, सेम इज नॉट मेंशन अंडर एग्जम्पशन, यानी ये जो थर्ड वाला है ये एग्जम्पशन में कवर्ड नहीं है, एज वेल एज वो प्योर एजेंट बेसिस भी नहीं लिखा है। ओके, हेंस सेम इज लायबल टू जीएसटी एज हियर चार्जेस आर कलेक्टेड बाय डेवलपर और हाउसिंग सोसाइटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ठीक है, बाकी तो आप रीड कर सकते हो। तो ये हमने एग्जम्पशन में स्पेशल पॉइंट यहां पे देखा है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो होटल बीच ग्लोरी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 20XX। 4 आइटम्स उन्होंने दिए हैं। फर्स्ट, सर्विंग ऑफ फूड इन अ रेस्टोरेंट विथ एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी। उसके बाद में रेंटिंग ऑफ रूम, डिक्लेयर टेरिफ 2,500 पर रूम पर डे एंड डिस्काउंट 5% was offered. Catering service provided to CBSE affiliated higher secondary school, और आउटडोर कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस। तो ये जो है ये कंबाइंड क्वेश्चन है, इसलिए मैं सेक्टर वाइज में ऑलरेडी रिवीजन कर चुका हूँ। अगर आपको मेरे साथ रिवाइज करना है तो सेक्टर वाइज जो मैंने क्वेश्चंस लिए वहां आपको देखना पड़ेगा। अब मैं इसके आगे आप इनफ मैच्योर्ड हो गए हैं, इसलिए मैं फटाफट अब मैं सॉल्व करूंगा। सर्विंग ऑफ फूड इन अ रेस्टोरेंट विथ एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, उस कहीं एग्जम्पशन है नहीं। रेंटिंग ऑफ रूम, डिक्लेयर टेरिफ 2,500 पर रूम पर डे, डिस्काउंट 5%, ये भी टैक्सेबल रहेगा। डिस्काउंट 5% के हिसाब से तो 1,20,000 जो है ये टैक्सेबल रहेगा, क्योंकि ये 1,000 से नीचे नहीं है। ये 1,000 या 1,000 से नीचे होता तो उसको एग्जम्पशन मिल जाता। उसके बाद में कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू सीबीएसई सेकेंडरी स्कूल, 3 सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन टू स्टूडेंट फैकल्टी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ टू स्कूल्स, या कैटरिंग सर्विस इंक्लूडिंग मिड डे टू स्कूल, या फिर हाउस कीपिंग टू स्कूल, तो एग्जम्प्ट है, तो ये एग्जम्पशन में रहेगा, ये एग्जम्पशन में रहेगा।
और आउटडोर कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, तो ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है, इसको एग्जामिशन नहीं मिलेगा, ये टैक्सेबल होगा। इस तरह से इसको टैक्सेबल वैल्यू निकाली जाएगी। नोट केयरफुली देख लेना, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पहले तो 1000 या उससे कम जो है तो नहीं है, ज़्यादा है इसलिए जीएसटी आएगा। दूसरा स्कूल को दिया इसलिए एग्जामिशन रहेगा, और तीसरा कॉलेज को दिया उसको एग्जामिशन नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, डन। वेल बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मिक्स क्वेश्चन है। डिटरमाइन द अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। एक्सटर्नल असेट मैनेजमेंट सर्विस रिसीव्ड इन रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड बाय आरबीआई फ्रॉम ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आपको याद होगा तो आरबीआई प्रोवाइड्स एनी सर्विस, मतलब सर्विस प्रोवाइडेड बाय आरबीआई एग्जम्प्ट है, सर्विस प्रोवाइडेड टू आरबीआई एग्जाम नहीं है। लेकिन एक सर्विस अगर आरबीआई को दिया तो एग्जाम्प्ट है, और वो कौन सी है? तो नोटिफिकेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, या सीरियल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। सर्विस रिसीव्ड बाय आरबीआई फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एग्जाम्प्ट है। तो इन गिवन केस वो एग्जाम्प्ट रहेगा कि उन्होंने असेट मैनेजमेंट जो है उसके फॉरेन एक्सचेंज के लिए लिया और कंपनी बाहर है, इसलिए एग्जाम्पशन मिल जाएगा। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडियन टूर ऑपरेटर टू मिस्टर बी, अ जापानीज नेशनल, फॉर अ टूर कंडक्टेड इन यूरोप। एक एग्जाम्पशन है बेटा, और वो एग्जाम्पशन है सर्विस प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर, एक इंडियन टूर ऑपरेटर ने सर्विस दी टू अ फॉरेन टूरिस्ट इन रिलेशन टू टूर कंडक्टर ओनली आउटसाइड इंडिया, वो एग्जाम्प्ट रहेगा। इसलिए गिवन केस में भी एग्जाम्प्ट रहेगा, क्योंकि फॉरेन जापानीज नेशनल का है, बाहर कंडक्ट हुआ है टूर, तो एग्जाम्प्ट रहेगा। सर्विस प्रोवाइडेड टू हायर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड बाय आईटी कंपनी, by an IT company in relation to development of software to be used for enhancing the quality of classroom teaching। ख्याल रहे, स्कूल को 3 सर्विसेज दिया तो ये 4 सर्विसेज दिया तो ये एग्जाम्प्ट है। एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, दूसरा कैटरिंग, तीसरा हाउसकीपिंग एक्सेट्रा, और चौथा कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, तो ये सर्विसेज स्कूल को दिया तो एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा बाकी कोई भी सर्विसेज स्कूल, कॉलेजेस या फिर अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज इंस्टीट्यूट को दिया तो टैक्सेबल है। तो ये केस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये टैक्सेबल होगा, नॉट कवर्ड इन स्पेसिफिक एग्जाम्पशन और लायबल टू जीएसटी। वेरी गुड। उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरमीडियरी वेयर रिसिपिएंट ऑफ गुड्स लोकेटेड इन सप्लायर्स ऑफ गुड्स इज लोकेटेड इन श्रीलंका। कुछ तो गड़बड़ है, देखो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरमीडिएट व्हेन लोकेशन ऑफ बोथ सप्लायर एंड रिसिपिएंट आउटसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, तो सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों भी इंडिया के बाहर है, श्रीलंका में, लोकेटेड where goods locate where recipient of goods and what चाहिए and supplier of goods okay located in Sri Lanka, तो वो सिचुएशन में दोनों केस में एग्जाम्पशन मिलेगा। अगर इंटरमीडिएट सर्विस यानी इंडिया के एजेंट ने ऐसे बंदे को सर्विस दिया जहां सप्लायर भी बाहर है और रिसिपिएंट भी बाहर है, तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो यहां हमने ये क्वेश्चन देखा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एग्जामिन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द मंथ ऑफ अगस्त 20XX एंड डिटरमाइन विच ऑफ देम लायबल टू जीएसटी इन ईच ऑफ द केसेस। देखिए, सर्विस बाय वे ऑफ वैक्सिंग ऑफ एप्पल टू प्रोवाइड इट एन आर्टिफिशियल शेन फॉर इंक्रीजिंग द मार्केटेबिलिटी। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक एग्जाम्पशन है, और वो है कि लेबलिंग, वैक्सिंग वगैरह फ्रूट और वेजिटेबल का होगा, तो वो सिचुएशन में एग्जम्प्ट रहेगा। तो ऐसे केस में एप्पल है और वैक्सिंग सर्विस है, तो ये एग्जम्पशन में जाएगा। नेक्स्ट, एडमिशन टू रेलवे म्यूजियम, कौन सा भी म्यूजियम हो, अगर रेलवे म्यूजियम को एडमिशन, हमने देखा यहाँ पे एंटरटेनमेंट सेक्टर में कि म्यूजियम को एडमिशन होगा, तो ये भी एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स टू एबीसी नर्सिंग होम एंड भीम म्युनिसिपल हॉस्पिटल बाय XYZ लिमिटेड, एम्बुलेंस सर्विस अगर प्राइवेट पर्सन भी देता है तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा, तो ये सिचुएशन में एग्जाम्पशन मिलेगा। एडमिशन टू टेली अवार्ड फंक्शन, वैल्यू पर टिकट 510, ख्याल रहे अवार्ड फंक्शन एग्जाम्पशन में, लेकिन वैल्यू ऑफ टिकट 500 या उससे कम होनी चाहिए। यह टिकट 510 है, इसलिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो ये एग्जाम्पशन में रहेगा, यानी आपकी एक ही एक्टिविटी टैक्सेबल होगी 5,10,000। नोट बस आपको एक एक लाइन में लिखना है क्या एग्जाम्प्ट है क्या टैक्सेबल है। ओके, तो इजी था क्वेश्चन, इसमें कोई स्पेशल डिस्कशन नहीं है।
आप नोट्स रीड कर सकते हो। वेल बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आंसर विथ रिस्पेक्ट टू अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी इन फॉलोइंग केसेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 20XX। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय स्कूल टू इट्स स्टूडेंट थ्रू अ फ्लीट ऑफ बसेस एंड कैब्स ओन बाय द स्कूल। एग्जाम रहेगा। हमने एजुकेशन सेक्टर में देखा कि कोई भी सर्विस अगर स्कूल्स ने स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को दिया तो वो एग्जामिशन में रहेगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय स्कूल टू इट्स स्टूडेंट थ्रू अ प्राइवेट बस, कैब और ऑपरेटर। वो स्कूल की बस हो या प्राइवेट बस हो, अगर सर्विस है स्कूल टू स्टूडेंट होगा तो ये भी एग्जाम्प्ट रहेगा। इसलिए दोनों अगर आप देखते हो तो रीजन सिंपल है, दोनों एग्जाम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू स्कूल इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट एंड फ्रॉम अ स्कूल। तो जहाँ तक देखा जाए प्राइवेट ऑपरेटर है और ये सर्विसेज स्कूल को दे रहा है, प्राइवेट ऑपरेटर टू स्कूल को दे रहा है तो एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, प्राइवेट ऑपरेटर अगर डायरेक्टली स्टूडेंट्स के फादर मदर को सर्विस दे रहा है, यानी स्कूल को नहीं दे रहा है, यानी वो जो बिल दे रहा है वो स्टूडेंट के फादर मदर को दे रहा है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एग्जम्पशन तभी है अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू स्कूल को दिया गया, या आपको याद होगा तो कैटरिंग सर्विस टू स्कूल को दिया तो वही केस में एग्जम्पशन होगा। तो ये केस में बेटा यहाँ पे एग्जम्पशन रहेगा। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू रिपेयर्स और मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट ओन बाय स्टेट गवर्नमेंट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट ओन बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो ये जो सर्विसेज है यहाँ पे थोड़ा मैं रीड कर लेता हूँ। इट इज नॉट कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ एग्जाम्पशन, हेंस सम लायबल टू जीएसटी। उसके ऊपर जीएसटी आएगा क्योंकि उससे रिलेटेड ऐसा कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है। एग्जीबिशन ऑफ मूवी ऑन टेलीविजन चैनल, ये भी टैक्सेबल होगा। ओके, इसको भी कोई एग्जाम्पशन नहीं है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड स्टफ्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, केमिकल फर्टिलाइजर्स, न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड गुड्स कैरेज। आपको याद होगा तो जीटीए, डॉक्टर मोना, DRMONA, हमने देखा था कि डी यहाँ पे DRR रिलीफ मटेरियल था, D फॉर डिफेंस इक्विपमेंट था, M फॉर यहाँ पे मिल्क वगैरह था, MO फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर, N फॉर यहाँ नेचुरल जो कैलमिटी के लिए सप्लाई किया जा रहा है, न्यूज़पेपर के लिए मैं जो कहूँगा वो भी इसमें कवर होगा, और NA एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे ये समझ के चलेंगे कि ये जो फूड स्टफ्स है इट इंक्लूड्स मिल्क, यहाँ पे सॉल्ट, पल्सेस वगैरह, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये एग्जम्पशन में रहेगा। तो यहाँ पे ये एग्जम्पशन दिया गया है जीटीए सेक्टर को। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड हाउसहोल्ड इफेक्ट बाय रेलवे, ये तो टैक्सेबल है, इसको कोई एग्जम्पशन नहीं है। और नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोस्टल मेल्स और मेल बैग्स बाय अ वेसल, पोस्टल मेल्स और मेल बैग्स बाय वेसल ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ये भी टैक्सेबल है, इसको कोई एग्जम्पशन नहीं है। तो ये कंबाइंड क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिया। चलिए, हाँ, अब देखिए नेक्स्ट, एग्जामिन वेदर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट इंट्रास्टेट सर्विसेज आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। Legal service provided by BMC and Partner Delhi, a partnership firm of advocate, to Vastukar Enterprises registered in Delhi, providing architect service with preceding financial year aggregate turnover as rupees 21 lakhs। अगर आपको याद होगा तो लीगल सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो बाय इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट। अगर ये जो है लीगल सर्विस दे रहा है टू बिजनेस एंटिटी, और बिजनेस एंटिटी का प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर, ओके, एग्रीगेट टर्नओवर इतने अमाउंट का होगा विच मेक देम एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, मतलब वो रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर में लीगल सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी। लेकिन यहाँ पे 21 लाख एग्रीगेट टर्नओवर वो रिसिपिएंट का दिया हुआ है। अगर रिसिपिएंट का टर्नओवर 21 लाख दिया है, मतलब ही ये है कि वो उसे एग्जम्पशन के बाहर नहीं रख रहा है, लायबल टू रजिस्ट्रेशन है, तो ये केस में रिवर चार्ज में जीएसटी लायबल होगा। तो यहाँ सर्विस प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट टू और इंडिविजुअल एडवोकेट
other than senior advocate by way of legal service to business entity with an aggregate turnover up to such amount in preceding financial year as make it eligible for exemption from registration or exempt from GST. In given case, okay, services are being provided by partnership firm of advocate, ठीक है, BMC and partner to a business entity, Vastukar Enterprises, whose aggregate turnover in preceding financial year exceeds 20 lakhs, that is the threshold limit of registration applicable to service in Delhi. The service are not exempt from GST, सर्विस exempt नहीं रहेगी और रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी लायबल होगा. उसके बाद में मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड बाय धनवर्षा बैंक फ्रॉम करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर, तो ये तो टैक्सेबल ही होगा. सर्विस बाय एक्सटेंडिंग, देखो बैंक में इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग वही एग्जाम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल है. तो सर्विस बाय एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांसेस इन सो फार एज कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरेस्ट और डिस्काउंट, वो एग्जाम्प्ट रहेगा. फॉर सर्विस चार्जेस फीस, डॉक्यूमेंटेशन फीस, ब्रोकरिंग चार्जेस या कोई भी अदर चार्जेस जो है, कोई भी आप अदर चार्जेस देखते हो तो ये सब टैक्सेबल होगा. इन अबो मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड बाय यहाँ पे धनवर्षा बैंक फ्रॉम द करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर आर नॉट एग्जाम एंड लायबल टू जीएसटी. लिखने का तरीका देखो, बैंकिंग सेक्टर का क्वेश्चन है तो पहले उन्होंने कहा कि ओनली इंटरेस्ट और डिस्काउंट एग्जाम्प्ट है, बाकी सब सर्विसेज टैक्सेबल है, इसलिए गिवन केस में सर्विस टैक्सेबल होगी. लिखने का तरीका बहुत अच्छा है. ओके, और ये ICAI मटेरियल में क्वेश्चन पूछा गया है. चलिए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए. परीक्षित लिमिटेड एंगेज इन प्रोवाइडिंग बकेट ऑफ सर्विसेज इज रजिस्टर्ड अंडर GST लॉ. इट फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च इन रिलेशन टू वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट. सबसे पहले देखेंगे फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर कैंपस इंटरव्यू इन इट्स कॉलेज. कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू के लिए तो ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये सर्विस कोई यहाँ पे स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को नहीं दिया गया, ये यहाँ पे एम्प्लॉयर से चार्ज किया गया, तो ये टैक्सेबल होगा. अगर आप आंसर देखोगे तो ये टैक्सेबल है, टैक्स लगाया गया. ओके, और उसकी नोट वहाँ पे दी गई है. उसके बाद में नेक्स्ट बेटा 5 बसेस, ध्यान देखिएगा, 5 बसेस ईच विथ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 40 पैसेंजर गिवन ऑन हायर टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग. एक एग्जम्पशन है, और एग्जम्पशन है कि अगर आप मोटर व्हीकल हायर पे देते हो और स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को देते हो जिसकी सिटिंग कैपेसिटी, ध्यान सुनिएगा, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी यहाँ पे 12 पैसेंजर से ज्यादा है, 12 पैसेंजर से ज्यादा है, तो उसको एग्जम्पशन है. तो ये एग्जम्पशन आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर में दिखने मिल जाएगा, गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, वहां मैंने दिया हुआ है. तो ये भी यहाँ एग्जम्प्ट रहेगा, इसके ऊपर कोई GST नहीं आएगा. देखो बेटा एग्जाम GST नोट मैंने दिया है, मोर देन 12 पैसेंजर होगा तो वो सिचुएशन में आपको एग्जम्पशन दे दिया जाएगा. उसके बाद में नेक्स्ट रिसिप्ट ऑफ शाइनी अ कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग कोचिंग इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, सर्टिफिकेट वॉज अवॉर्डेड ईच ट्रेनिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग. तो ये प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है और ये नॉट अ एजुकेशन अंडर अ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, इसलिए इसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ये टैक्सेबल होगा. और देखो यहाँ पे इसके ऊपर टैक्स निकाला गया है. उसके बाद में नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ द कंपनी विथ यहाँ पे धनवर्षा बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, ये एग्जम्प्ट रहेगा बेटा, इसके ऊपर GST नहीं आएगा. तो आप अगर आंसर में देखते हो तो ये एग्जम्प्ट है, GST नहीं आएगा, और उसका आंसर वहां पे दिया गया है. उसके बाद में अगर आप देखते हो यहाँ पे रिसीव फ्रॉम रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल इंक्लूडिंग रिसिप्ट ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ऑफ सर्विस, बोर्डिंग स्कूल है, इंक्लूडिंग ड्वेलिंग होगा उसके अंदर. तो अगर बेटा यहाँ पे ड्वेलिंग होगा तो वो भी एग्जम्प्ट है, और वैसे ये कंपोजिट सप्लाई जिसमें प्रीडोमिनेंट स्कूल है वो एग्जम्प्ट रहेगा. तो एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ ये एग्जम्प्ट रहेगा. तो अगर आप आंसर देखते हो तो यहाँ पे इसको भी एग्जम्पशन दिया गया है. और नोट केयरफुली देखना, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ एग्जम्पशन है. बोर्डिंग स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशन अप टू हायर एंड सेकेंडरी स्कूल इक्विवेलेंट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिंस इट प्रोवाइड कंपोजिट सप्लाई एजुकेशन सर्विस एंड ड्वेलिंग, और दोनों प्रिंसिपल सप्लाई एजुकेशन है तो एग्जम्प्ट रहेगा. ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि ये कंपोजिट सप्लाई है. उसके बाद में नेक्स्ट बेटा आप ये देखोगे रिसिप्ट ऑफ शिक्षित समुदाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
एफिलिएटेड टू नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एनसीवीटी। तो अगर आप देखते हो तो एनसीवीटी के आईटीआई कोर्सेज जो है वो एग्जम्प्ट है, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज में आते हैं, तो ये एग्जम्प्ट रहेगा। ट्रेनिंग ऑफ एनसीवीटी कोर्सेज रन बाय आईटीआई आर डेजिग्नेटेड ट्रेड, तो ये कंटिन्यूटी में है, एक्चुअली वो गलती से ये हुआ, कंटिन्यूटी में है। उसके बाद में रिसिप्ट ऑफ प्रतिभा इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डीजीईटी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रनिंग अ मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल कोर्स ऑफ एनसीवीटी, ये भी एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद में प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, मतलब ये हो गया कि देखो फॉरेन डिप्लोमेटिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन वो एग्जम्प्ट है, लेकिन यहां पे सॉरी बेटा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, पर इस एग्जम्पशन चैप्टर को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे इसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है, कोई यहां पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, तो यहां टैक्सेबल होगा। ओके, रीजन यहां पे दिया हुआ है, और इस तरह से आपकी टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी आएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है। वैसे मेरे ख्याल से ये आरटीपी में कवर्ड है, मई 2021 के इस बार आने वाले एग्जाम में इस पर सवाल पूछा जा सकता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, एग्जामिन वेदर जीएसटी इज पेबल इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, चलो ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर अंडर सेक्शन 1023C5, ठीक है, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, मैनेज अ टेम्पल शाहदरा दिल्ली, इट हैज गिवन एन रेंट अ कम्युनिटी हॉल दिया गया, लोकेटेड विद इन द टेम्पल प्रीमाइसेस टू पब्लिक फॉर सेलिब्रेशन ऑफ न्यू ईयर इवनिंग, रेंट 9,500 पर डे। तो आपको याद होगा, तो चैरिटेबल ट्रस्ट ओन एंड गवर्न अंडर दिस सेक्शन 1023C5 उसमें कवर्ड है, और अगर वो कम्युनिटी हॉल देता है और पर डे रेंट 10,000 या उससे कम होगा, तो वो सिचुएशन में एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे पर डे 10,000 पर डे या उससे कम है तो एग्जम्पशन है, इसलिए यहाँ पे एग्जम्पशन तो ये सिचुएशन में बेटा उनको एग्जम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि 10,000 से कम है। लेकिन अगर यही अमाउंट 10,000 से ज़्यादा होती तो वो केस में एग्जम्पशन नहीं मिलता। नेक्स्ट, स्पीड पोस्ट सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। ख्याल रहे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की स्पीड पोस्ट सर्विस टैक्सेबल है इफ प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की स्पीड पोस्ट सर्विस गवर्नमेंट को दी गई या स्टेट गवर्नमेंट को दी गई या यूनियन टेरिटरी को दी गई, तो वो केस में एग्जम्पशन रहेगा। देखो, जीएसटी इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पीड पोस्ट सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू यूनियन टेरिटरी और लक्षद्वीप, जिसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है कि अगर ये सर्विस प्रोवाइड की गई provided to the central government or state government union territory, therefore GST is payable if such service provided to a person other than central government state government। तो यहाँ पे अगर ये यूनियन टेरिटरी को प्रोवाइड की गई तो इसको एग्जम्पशन मिलेगा। नेक्स्ट, XY लिमिटेड हैज गिवन हायर 7 trucks to Jaggi Transporter of Delhi, a good transport agency, for transporting goods in central and west Delhi. The hiring charges for the truck are 6,200 per truck per day। अगर आपने कोई भी ट्रक यहाँ पे जीटीए को दिया हायर बेसिस पे तो वो एग्जम्प्ट है, ये भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपको मिल जाएगा। तो जीएसटी इज नॉट पेबल ये केस में, क्यों? क्योंकि हायरिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल टू जीटीए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद में गोकुल रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रिसीव्ड ₹9,000 पर मंथ एज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर सोर्सिंग गुड्स और सर्विस फॉर थर्ड पर्सन फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर। एग्जम्पशन 7,500 तक है, और अगर अमाउंट 7,500 से ज़्यादा है तो टोटल अमाउंट पे जीएसटी आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखते हो तो अप टू 7,500 पर मंथ पर मेंबर एग्जम्पशन दिया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे एग्जम्पशन जो है, यहाँ मेंटेनेंस चार्जेस 9000 पर मेंबर है, तो 18% शैल बी पेबल ऑन एंटायर अमाउंट 9000 एंड नॉट ऑन डिफरेंस अमाउंट। ये ख्याल रहे कि टोटल एंटायर अमाउंट पे जीएसटी आएगा, डिफरेंस पे नहीं आएगा। ये स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन है। तो ये एग्जम्पशन हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट देखिए बेटा, डिस्कस वेदर फॉलोइंग सर्विसेज आर चार्जेबल टू जीएसटी। देव इज अ वेल नोन सिंगर है फॉर गिविंग क्लासिकल परफॉर्मेंस इन अ म्यूजिकल इवेंट organized by Filmfare. He charges 1,50,000. Dev is not a brand ambassador of Filmfare or other person participating in musical event. तो अगर आर्टिस्ट है और क्लासिकल या फोक डांस में वो सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है और अमाउंट 1,50,000 या उससे कम है तो एग्जम्पशन रहेगा। तो यहाँ पे और नॉट मोर देन 1,50,000 है, डॉट 1,50,000 है, इसलिए उसको एग्जम्पशन रहेगा। Next, suppose in the above event amount charge is 1,51,000, the entire amount is donated on the same day by Dev to National Defence Fund. अब देखो उन्होंने क्या कहा कि ऊपर के केस में अगर अमाउंट 1,51,000 होती तो फिर पूरा का पूरा अमाउंट यानी पूरा का 1,51,000 टैक्सेबल होगा, फिर वो आगे किसको भी डोनेट कर रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, टोटल 1,51,000 टैक्सेबल होगा। तो देखिए अमाउंट चार्ज इज मोर देन 1,50,000, तो ये जीएसटी अप्लीकेबल। जीएसटी कैन नॉट बी अवॉइडेड इवन द एंटायर अमाउंट डोनेटेड टू नेशनल डिफेंस फंड वगैरह किसी और को दिया तो भी जीएसटी आप अवॉइड नहीं कर सकते। सपोज थर्ड देखो, थर्ड क्या कहते हैं, रेंटिंग ऑफ ओपन लैंड इन अ गुरुद्वारा फॉर मैरिज फंक्शन, rent for this purpose 9,800 per day before GST. Gurudwara is managed by charitable trust which is registered under section 12AA of Income Tax Act. Renting of precincts by religious or charitable trust governed by section 12AA तो वो exempt है। लेकिन अगर वो यहाँ पे मैरिज फंक्शन के लिए दे रहा होगा तो 10,000 पर डे एग्जम्पशन मिलेगा, या 9,800 है तो इसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज लेस देन 10,000 है। उसके बाद में नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, सपोज इन अबव केस रेंट इज 10,000 पर डे, अगर डॉट 10,000 है तो फिर जीएसटी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो लेस देन 10,000 का है वहां पे, तो अगर डॉट 10,000 होगा तो एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल और जीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा पॉइंट था। उसके बाद में नेक्स्ट, सपोज इन अबो केसेस रेंट इज लेस देन 10,000 पर डे बट चैरिटेबल ट्रस्ट विच मैनेज गुरुद्वारा इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर वो 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कवर्ड नहीं है तो फिर ऐसे सिचुएशन में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा और टोटल अमाउंट पे जीएसटी आ जाएगा। चलिए ये भी हमने देख लिया। Pethalal has obtained registration in current financial year in उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और ये सीए फाइनल आरटीपी में 20 में कवर्ड है, पर प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करो। Pethalal has obtained registration in current financial year in उत्तर प्रदेश। His turnover in preceding financial year का turnover 19,90,000 है। He has received the following amount in respect of the activity undertaken for the month of September. सबसे पहले लेते हैं फ्यूनरल सर्विसेज। फ्यूनरल सर्विसेज आपको याद होगा तो शेड्यूल 3 में कवर्ड है, और शेड्यूल 3 में कवर है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, तो यहाँ पे नो टैक्स, इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में सर्विस ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ जैगरी, अगर आप देखते हो तो जैगरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, पर एग्रीकल्चर सेक्टर में एक अलग एग्जम्पशन है जो बहुत सारे गुड्स के वेयरहाउसिंग को एग्जम्पशन देता है, आपको याद होगा तो ऐसे केस में उसमें जैगरी, शुगर केन सब कवर्ड है, टी कॉफ़ी भी कवर्ड है। तो ये सिचुएशन में इसको एग्जम्पशन रहेगा, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इसकी नोट ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और नोट्स पे स्पेशली मार्क्स आपको आएंगे, तो आपको प्रॉपरली एग्जम्पशंस कैसे लिखना चाहिए ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है, इसकी नोट्स कैसे लिखनी चाहिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बसेस गिवन ऑन हायर टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो अगर आपको याद होगा तो आप अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बसेस लोकल अथॉरिटी को देते हैं ऑन हायर तो ये भी एग्जम्प्ट है।
ओके, यहाँ पे वो 12 पैसेंजर वाला क्राइटेरिया नहीं है, ये स्पेशली इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बसेस है, तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपको इसका एग्जाम्पशन मिल जाएगा, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मैंने कवर किया हुआ है। यहाँ ये थर्ड वाला एलिमेंट है, जब हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल आपको मिलेगा तो थर्ड वाला एलिमेंट है जिसको एग्जाम्पशन दिया गया है। सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी एज अ कमेंटेटर, जैसे कल हमने देखा था, सॉरी इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने ये देखा था कि अगर आप एज अ रेफरी, अंपायर वगैरह, यानी पीयूसी, आरटी, पीयूसी यहाँ पे एज अ प्लेयर, यू अंपायर, सी एज आप यहाँ पे यस, एक मिनट, या अगर आप याद रखते हो तो देखो हमने क्या क्या देखा था उसके अंदर, 2 मिनट, हाँ, प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, मैं सी से थोड़ा भूल गया था, कोच और टीम मैनेजर। ओके, यहाँ पे पीयूसी आर रेफरी भी कवर होगा, टीम मैनेजर भी कवर होगा, इनको एग्जम्पशन दिया गया है। कमेंटेटर को एग्जम्पशन यहाँ पे कवर नहीं किया गया, ध्यान सुनिएगा, कमेंटेटर को एग्जम्पशन कवर नहीं किया गया, इसलिए एज अ कमेंटेटर सर्विस दोगे तो यहाँ पे टैक्स आएगा। ओके, ये टैक्सेबल होगा। कमीशन रिसीव्ड एज ए इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ख्याल रहे ये कमीशन पे जीएसटी तो आएगा, लेकिन ये रिवर चार्ज में, ये आरसीएम में है, यानी इसकी लायबिलिटी यहाँ पे पेठालाल पे नहीं आएगी, रिवर चार्ज में इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। हम फॉरवर्ड चार्ज में कितना जीएसटी वो निकालेंगे, तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। कमीशन रिसीव्ड एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू अर्बन बैंक ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक विथ रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो आपको कह दूं यहाँ पे कि अगर ये रूरल बैंक होगा तो रूरल बैंक में बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस एग्जम्प्ट है, पर ये रूरल बैंक नहीं है, ये अर्बन बैंक है, और अर्बन बैंक में एग्जम्पशन नहीं है। लेकिन ओके, ये रिवर चार्ज में जाएगा, और ये रिवर चार्ज में अगर आपको याद होगा कि बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है तो वो रिवर चार्ज में, इसलिए फॉरवर्ड चार्ज की जब हम लायबिलिटी निकालेंगे तो उसमें कवर नहीं करेंगे, ये रिसिपिएंट पे करेगा, हम कवर नहीं करेंगे। उसके बाद में सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू दामोदर इंजीनियरिंग कॉलेज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर सिक्योरिटी ऑफ कॉलेज प्रीमाइसेस। All engineering courses run by DEC are organized by law. The All India Council of Technical Education, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज है, पहली बात तो सिक्योरिटी सर्विसेज कॉलेजेस को दिया तो एग्जम्प्ट नहीं है, सिक्योरिटी सर्विसेज स्कूल को दिया जाता तो एग्जम्प्ट होता। दूसरी बात, ओके, अगर ये सिक्योरिटी सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन दिया जा रहा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो वो सिचुएशन में रिवर चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन पे लायबिलिटी आएगी, तो ये भी आरसीएम में जाएगा, इसलिए फॉरवर्ड चार्ज में हम टैक्स नहीं निकालेंगे। उसके बाद में he has received following services in the month of September. Freight paid to unregistered goods transport agency for the business activity relating to one above, यानी वन अबव यानी फ्यूनरल के लिए फ्रेट दिया गया ओके जीटीए को, और 1 लाख, तो ऐसे सिचुएशन में अनरजिस्टर्ड जीटीए से लिया, मतलब 5% वाले से दिया, तो रिवर चार्ज में इनको अलग से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू 5% का जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा, लीगल सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स कानून एसोसिएट अ पार्टनरशिप फर्म सीकिंग एडवाइस इन रिलेशन टू टैक्स डिस्प्यूट ऑफ द बिजनेस। अगर आप पार्टनरशिप फर्म से लीगल सर्विस ले रहे हो, बिजनेस एंटिटी हो, तो रिवर चार्ज आएगा, लेकिन इसमें एक एग्जम्पशन है कि अगर आपका प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर आपका थ्रेशोल्ड से नीचे है, जो आपको रजिस्ट्रेशन के बाहर रखता है, तो वो केस में करंट ईयर में ली गई सभी लीगल सर्विस एग्जम्प्ट होगी। तो ऐसे केस में यहाँ नो टैक्स आएगा, कोई भी टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। All the transactions stated above are intrastate transaction, amount given are exclusive of GST wherever applicable. You are required to calculate net GST payable by Petalal for the month of September. Okay, there was no opening balance ITC rate of CGST SGST 9% each for all outward supply made by Petalal. ठीक है, तो अगर आप देखते हो तो ये आएगा 2 लाख, 2 लाख पे जीएसटी, यस 2 लाख पे जीएसटी निकलेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। उसके बाद में तो आरसीएम वाला है, ठीक है, 2 लाख पे आउटवर्ड, बाकी तो सब आरसीएम में जाता है। ओके, उसकी नोट्स केयरफुली देख लेना, इसलिए उसका जीएसटी नहीं आएगा। 2 लाख, उसके ऊपर 18,000,
तो आपका टोटल टैक्स पेबल 18,000। अब यहाँ पे लेस आईटीसी यानी नेट आपका आएगा। तो आईटीसी आपकी 2 इनपुट सर्विस दी थी, इसमें से एक जीटीए वाला था जो आप पे करके आईटीसी ले सकते थे, पे करके उसका आईटीसी ले सकते थे, पर ये एक्सक्लूसिवली यहाँ पे फ्यूनरल के लिए है। सुनो, एक्सक्लूसिवली फ्यूनरल के लिए, इसलिए आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए, एग्जाम सप्लाई के लिए इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये किसी और के लिए होती तो मैं रिवर चार्ज में टैक्स भी देता और उसका आईटीसी भी लेता। लीगल सर्विस पे तो टैक्स लगा ही नहीं, तो ऐसे केस में आईटीसी नहीं है। रिवर चार्ज में मुझे जीटीए का अलग से टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो ख्याल रहे, रिवर चार्ज में मैं अलग से टैक्स भी निकालता, और अगर ये फ्यूनरल का नहीं होता तो मैं इसका क्रेडिट भी लेता ऊपर, लेकिन ये फ्यूनरल के होने की वजह से मैं क्रेडिट नहीं लूँगा। लीगल सर्विस पे तो आएगा ही नहीं, और आपकी लायबिलिटी जो है इतनी आ रही है। इसकी नोट केयरफुली पढ़ना, मैं तो कहूँगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना, और इसके नोट्स भी लिख कर देखना। नोट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट वाला नोट, उसके बाद में बिजनेस फैसिलिटेटर वाला नोट, उसके बाद में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, अगर कॉलेजेस को एग्जाम्शन नहीं है, ओनली स्कूल को है और वो रिवर चार्ज में आता है, तो इस पर ही आपका नोट आना चाहिए। उसके बाद में जीटीए सर्विस पे रिवर चार्ज है और वो एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए, इसलिए उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस पर भी आपका नोट आना चाहिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है आपका यूज नहीं किया जा सकता है फॉर द पेमेंट ऑफ, ओके, जो रिवर चार्ज के पेमेंट है। तो एक एक नोट बहुत अच्छा है, आप इसको केयरफुली रीड कीजिए और जरूर लिख के देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारा ये जो है प्रॉब्लम खत्म होता है।